अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में हम सब आपको आज खुश आमदेद कहते हैं। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की सीरिया में बहुत ही खौफनाक किस्म के दो ज़लज़ले आए हैं जिन्होंने सदर्न टर्की को तहस नहस करके रख दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास वहाँ फैल चुका है। लोगों, आपको पता है कभी भी इस तरह की कोई कलामिटी आती है वो तो ये सानिया हो के गुजर जाता है, लेकिन लोगों के जहनों पे उसका बड़ा बुरा असर रहता है काफ़ी अरसे तक, और वो खौफज़दा ही रहते हैं कि कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं हो जाएगा। बाकी शहर इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं। सारे जो रिसर्च टीम्स हैं और जितने भी जो लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, सब ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये जो ज़लज़लों का सिलसिला है ये कहीं चलना शुरू ना हो जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि कल ही बफलो में, न्यूयॉर्क में एक ज़लज़ला आया है 3.8 रेक्टर स्केल का, जो कि एक अनबिलीवेबल सी बात है कि एकदम से दो ज़लज़ले आ गए हैं। एक तुर्की में आ गया, एक अमेरिका में आ गया। सुना ये जा रहा है कि ये जो 3-4 जो पट्टियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन जगह के ऊपर हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, और इस साल पेशेंगोई की गई है कि काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ना करे ज़लज़लों का ख़दशा है। तो हमें हर वक्त दुआए खैर करते रहनी चाहिए। हमारे साथ हैं शेफ़ मुनीज़ा। ज़लज़ले की बात करूं और आपका जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जो है ना वाकई ये बड़ा खौफ सा हो गया कल से, जो है ना बड़ा डर सा लग रहा है जब से न्यूज़ सुनी है। और अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। बात ही कि असर वहाँ जहाँ जिस जगह पे आया होगा उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल होगा। शबुनीज़ा, आपको ये पता है कि गाजियान्तेप जो कि सदर्न तुर्की के अंदर है, वहाँ पर आया है बेइंतहा सर्दी है। तुर्की में आपको पता है अक्टूबर से सर्दी शुरू होती है, सितंबर के एंड से, और फिर वो चलती है तकरीबन मार्च तक, और अच्छी खासी सर्दी होती है, मतलब दिमाग ठिकाने आ जाने वाली। और वहाँ पर सदर्न टर्की में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। हर जगह पे जो डेब्री है, वो जो रबल है, जो बिल्डिंग्स गिर गई हैं, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। बहुत ज़्यादा खौफ व राज का आलम है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है, शहबाज शरीफ साहब ने एक हमारा जो नेशनल कैलामिटी का जो वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, हाउ वुड यू कॉल इट, वो जो हमारा एक पूरा इदारा है जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने C-130 फ़ौरन से यहाँ से भेजा है तुर्की असेंशियल गुड्स के साथ, जिसमें मेडिसिन है, जिसमें गर्मी सर्दी के कपड़े हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब भेजी गई हैं। कल ही पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की हमेशा शाना बशाना एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट में यही कहा कि हम लोग फ़ौरन से यहाँ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पाकिस्तान से तुर्की के लिए भेजी गई हैं। C-130 तो फ़ौरन डिस्पैच, नूर खान जो हमारा एक वो है हवाई अड्डा है, वहाँ से C-130 को रवाना कर दिया गया है। नूर खान एयरबेस जो है हमारी, वो हाँ नूर खान एयरबेस जो है, वहाँ से ये C-130 का तैयारा डिस्पैच कर दिया गया है टुवर्ड्स टर्की, क्योंकि अर्थक्वेक वहाँ पे हुआ है। बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात ख़राब है। लेकिन एक पाकिस्तान की और हम पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि हम लोग हमेशा अपनी जो दोस्त ममालिक हैं, हमारे जो वो कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी दोस्त हैं, और वो कंट्रीज़ भी जो कि कभी भी किसी कलामिटी से हिट होती हैं और हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं, पाकिस्तान हमेशा आगे आगे जाके इस तरह के मुल्कों की इमदाद करता है, मदद करता है। और हमारी यही दुआ है कि हम लोग कभी भी इस तरह की कलामिटी में ना, आपको याद है पिछले साल ही हमारे पास पाकिस्तान में बेइंतहा फ्लड्स आए थे, बहुत सैलाब आए थे, आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में तबाहकारियों का शिकार हो गया। और अभी तक उस फ्लड से काफ़ी, मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोग हैं जो अभी तक उस फ्लड की वजह से अफेक्टेड हैं। उस फ्लड की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जो शहरों के नाते टूट गए हैं, जो घर, बिल्डिंग्स, जो रोड्स टूट गए थे, वो अभी तक दोबारा तामीर नहीं हो सके। हमारा एग्रीकल्चर कितना सफ़र किया है इसकी वजह से। शेफ मुनीज़ा, अभी आपको पता है फूड की एक काफ़ी ज़्यादा बहरान और किल्लत हो सकती है, क्योंकि फसलें सारी उससे तबाह हो गई है। लेकिन आपको पता है अल्लाह ताला हम सबको, पूरी दुनिया को, सारी खलकत को अल्लाह ताला इस तरह की कैलामिटी से महफूज रखे। ख़वातीन और हज़रात, एक और चीज़ ये भी है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल जरदारी, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा है कि हम लोग यहाँ से एक पूरा पैरामेडिक्स का एक पूरा जो ताइफा है वो यहाँ से जाएगा और वहाँ जाके मदद करेगा तुर्की में लोगों की। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त तो आ जाता है आज की ताज़ा तरीन खबरों का। जी हाँ, आज की पहली खबर क्या है शेफ मुनीसा? वैसे ये जो खबरें मैं आपको बताता हूँ, आई होप आप पे कुछ असर होता होगा इन बातों का। बहुत असर होता है और बस अगले दिन में अब आप जरा जेब ढीली करने के बारे में सोचें, क्योंकि यूरोप की दो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज पाकिस्तान आ रही है, वॉक्सवैगन और स्कोडा। इन्होंने प्लान किया कि पाकिस्तान में अपने ऑफिस खोलेंगे, यहाँ प्रोडक्शन शुरू होगी और आप सबकी जेबें खाली करेंगे। तो भाई आप भाई किस लिए हैं? भाई गिफ्ट करते हैं बहनों को अच्छी सी गाड़ी दिलाओ अब मैं आपको। ये क्या शेफ मतलब? मुनीसा, खुदा का हाँ ना। खौफ करे। तो सोचिए अगली कि मैं खबर की जल्दी तरफ आऊंगी चलते ऑफिस हैं। ना, ऑफिस जल्दी आऊंगी ना, गाड़ी अच्छी दिलाएंगे तो। ये देखिए, पाकिस्तानी पीएचडी स्कॉलर ने एक यूरोपियन थिंक टैंक्स को पीछे छोड़ दिया। यंगेस्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट बन चुके हैं। बहुत सारी इनको मुबारकबाद हो क्या बात है। हमारे द मॉर्निंग स्टार की तरफ से। जी हाँ, अगली खबर, पिंडी भटिया का जो मोटर वे है उसको टोल फ्री कर दिया गया। वेरी गुड। चले, ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है। पिंडी भटिया का जो मोटरवे था उसको टोल फ्री कर दिया गया। आपको पता है टोल की भी प्राइसेस कहाँ बहुत ज्यादा हो गई, पहुंच सही जाती बात है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चूंकि आपको पता है पंजाब में बहुत ज्यादा फॉग होती है, आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना है। फॉग हो, टोल फ्री हो या टोल फ्री ना हो, हमेशा आप लोगों को बेल्ट लगा के बहुत ही सेफली ड्राइव करना है। ये इतनी खूबसूरत खबर है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि कंपनी में काम करते थे, उन्होंने उसी कंपनी में उनकी बेटी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे काम कर रही है। ये देखिए, मैं जो एक आपको हमेशा बात बताता हूँ, हम लोग अपनी बेटियों के पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करते, हमें करना चाहिए। ये कितनी मैं सलूट करता हूँ ये जो सिक्योरिटी गार्ड साहब हैं। सिक्योरिटी गार्ड की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है भाई। हर जॉब, हर काम, हर रिस्क हलाल का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। सिक्योरिटी गार्ड साहब को मैं सलूट करता हूँ कि इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और उसी कंपनी में, उसी दफ्तर में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ इनकी बेटी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। क्या बात है, ज़बरदस्त सलूट है भाई हमारी तरफ से इन्हें। आपको पता है हम लोग ज़हनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, और ये चीज़ अब पाकिस्तान ने भी, हमारी हुकूमत ने रियलाइज़ की है। बहुत जल्द हुकूमत एक मेंटल हेल्थ ऐप लॉन्च करने वाली है, जिससे आप सबकी ज़हनी सेहत बेहतर रहेगी। अब उस ऐप में क्या क्या होगा जब वो लॉन्च होगी तो हम इस बारे में बताएंगे। लेकिन ये इनिशिएटिव सुनने में ही बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, काफ़ी यूथ ज़हनी अमराज का शिकार होती है, ज़हनी तनाव का शिकार होती है। बहुत सारी यूथ है जो कि सुसाइड का, ख़ुदकुशी करने का रास्ता, डिप्रेशन का रास्ता, इन जगहों पे चले जाते हैं। और आपको पता है हमें अपनी यूथ को बचाना है, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल है। तो ये जो मेंटल हेल्थ ऐप है, ये यूथ के लिए भी, हमारे बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद इंशाल्लाह साबित होगी। अगली खबर, जी हाँ, सना खान makes history by being the first ACCA qualified transgender of Pakistan। क्या बात है। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त बात है भाई, सना खान के लिए तालियां। आप देखिए, हम लोगों ने द मॉर्निंग स्टार हमेशा से, हम एक बहुत ही इंक्लूसिव प्रोग्राम्स करते हैं, एक इंक्लूसिव शो है ये। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर वो इंसान जो यहाँ बसता है वो तालीम याफ्ता हो, वेल स्पोकन हो और एक हलाल तरीके से तालीम याफ्ता तौर पे एक ज़रिया माश कमा रहा हो। और पाकिस्तान का, मैं चाहता हूँ हर शहरी ऐसा हो जिसको हम किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े कर सकें और वो हमारी एक काबिल दीद शख्सियत हो। सना खान पहली पाकिस्तानी ACCA क्वालिफाइड है, जो कि बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मीरा जी इज़ ऑल सेट टू प्ले सीक्वल ऑफ पाकीज़ा। हमारी फिल्म स्टार मीरा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, इंडिया की एक सुपर हिट फिल्म पाकीज़ा का रीमेक हो रहा है। सुना ये गया है कि मीरा उसके अंदर पाकीज़ा का किरदार करेंगी। और दूसरी तरफ खबर ये है कि वो माहिरा खान को भी यही फिल्म ऑफर हुई है, जो कि पाकीज़ा का रीमेक है। अब देखिए कि जब ये फिल्म आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली में ये फिल्म कौन कर रहा है। जी हाँ, शाहीन आफरीदी की अभी माशाल्लाह शादी हुई है। शाहिद आफरीदी की शादी हुई है। शाहीन आफरीदी की, शाहिद आफरीदी की बेटी से शादी हुई है। कहाँ खो गई आप? इनको भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे और आपका ये जिंदगी का सफर खुशियों से भर दे। वैसे देखा जाए तो ससुर दामाद जब खड़े हुए थे तो दोनों ही अपनी जगह बहुत हैंडसम लग रहे थे। आप अपने काम पे ध्यान दें। ये जो दोनों ही बड़े, उनकी क्रिकेट भूल गई, उनकी विकेटें भूल गई, उनके रन्स भूल गई, इनको याद है बड़े कमाल लग रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब है, आप देखते हैं ना एक्ट्रेसेस को, लड़कियों को, तो आप मत देखें। क्या आप मत देखें। ख़वातीन और हज़रात, अभी जो मैं इंट्रो में आपको बता रहा था, एक खौफनाक खबर, ये एक डच रिसर्चर है, इन्होंने एक बड़ी खौफनाक बात ये की है। इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ये जो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आया था अभी सीरिया और तुर्की में, इन्होंने कहा है कि 3 दिन बाद एक बहुत ही बड़ा
और जलजला आ सकता है दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, और उसमें इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का भी नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, इस खित्ते में एक जलजले का खदशा है और वो भी इतना ही तबाहकारियाँ फैला सकता है। लेकिन हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हमारे मुल्क को हमेशा इस तरह की बला वफात से महफूज रखे। आमीन, जोर से कहिए आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल जी हाँ। ये देखिए, मैं इस चीज से पता नहीं इतना ज्यादा मुतफिक नहीं हूं, लेकिन साइंस से क्या कह सकते हैं, हर चीज में अब साइंस को घुसाने की इतनी जरूरत होती नहीं है। अब बच्चों के डायपर में ये देखिए, बच्चों का एक स्मार्ट डायपर लॉन्च किया गया है कि भाई जब बच्चों का डायपर फुल हो जाएगा तो उसमें घंटी बजेगी कि अब इसको बदल दें। अब आप सोचिए ये क्या बात हुई। ये उन माओं के लिए जो मोबाइल में सिर्फ लगी हुई थी, जिनको पता ही नहीं था बच्चे का डायपर फुल हो गया है। ये उन्हीं माओं के लिए। यानी आप इससे मुत्तफिक हैं? हाँ, जरूरत ये उन्हीं माओं के लिए है, ये उन्हीं माओं के लिए है। जी हाँ, ये आज हमें पता चल गया कि ये किन माओं के लिए। भाई डायपर को तो छोड़ दें, अब डायपर में भी आपने घंटी लगा दी कि जब डायपर फुल होगा तो घंटी बजेगी। यानी अब मैं क्या कहूँ, मत कुछ ना गया। अब मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत दफ़ा हमारे शो पे डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, वो हमेशा आपको बता रहे होते हैं कि आप किस तरह अपनी एज से भाग सकते हैं, चेहरे को आप तरोताज़ा रख सकते हैं, यूथफुल रख सकते हैं फिलर्स और बोटॉक्स की वजह से। लेकिन अभी हालिया मैडोना अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त टूर कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैडोना नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स इन द वर्ल्ड। मैडोना का चेहरा अगर आप इस वक्त क्लोजअप में देखिए, मैडोना का फिलर्स और सर्जरीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उनके फैंस उनको ग्रैमीज पे रिकग्नाइज नहीं कर पाए। लोगों ने ग्रैमी पे जब मैडोना को देखा तो वो नहीं पहचान पाए कि क्या ये वाकई मैडोना है, क्योंकि इतना ज़्यादा फिलर और बोटॉक्स से इन्होंने अपना चेहरा यूथफुल रखा हुआ है। मैं मैडोना की ना बुराई कर सकता हूँ ना सुन सकता हूँ, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। शेफ मुनीसा, क्या कहेंगी आप, सबसे ज़्यादा मज़ेदार खबर कौन सी लगी? डायपर वाली मेरे ख्याल से। डायपर वाली ना, मुझे ये क्या है भाई, अब हर चीज़ में अब मुझे लग रहा है थोड़ी देर के बाद हम सब कुछ एक घड़ी पहनेंगे, भूख लगेगी तो घंटी बजेगी, बाथरूम जाना होगा तो घंटी बजेगी। ये क्या है भाई? वो फिर मोबाइल में घंटी बज रही है ना। आप देखिए, उन्होंने घंटी भी मोबाइल में रखी, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही फुल टाइम मोबाइल में होता है। है ना? लेकिन हमें पता है कॉन्शियसली, हमें बहुत कॉन्शियसली इन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे रह जाए। लेकिन ये जो डच रिसर्चर की बात थी, अगर आप इनकी ट्विटर अकाउंट पे जाएं या अगर आप इसको सर्च करें गूगल पे ख़वातीन और हज़रात, आप उसमें देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सारे मुल्कों का नाम दिया है कि ये 4-6 जो ममालिक हैं, ये जो 4-6 अर्थ की ये जो लेन्स हैं, जो पट्टियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ सकती हैं जलजले की, और काफ़ी ज़्यादा तबाहकारी हो सकती है। और ये भी कहा है कि आप लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन शमुनी साहब, मुझे लगता है जलजले से कैसे आप तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर इनकेस जलजला आता है तो स्टेयर्स के नीचे वाली जगह है या कोई ऐसी जगह जहाँ पिलर्स हैं, आप वहाँ फ़ौरन चले जाइए। कुछ सेफ्टी रेमेडीज़ जो है वो हमें पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से इस पर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है शमुनी साहब, जब इस तरह की खुदा न खासा कभी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, उस वक्त आपका जहन माऊफ हो चुका होता है, समझ नहीं आता खुद को बचाएं या बच्चों को बचाएं या वालिदैन। मेरे ख्याल से हाँ, ये चीज़ तो होती है। मेरे ख्याल से खुद को बचाएं। ये तो आप जो दर्स भी इस शो पे दे रही हैं, ये कोई नया दर्स है वैसे? नहीं, कोई नया दर्स नहीं है। बिल्कुल जितने अल्लाह ताला से दुआ कर सकते कि ऐसा ना हो। और मैं क्या कहूँ इस चीज़ पे सर? आपको पता है 2005 की बात है, मैं यही TV1 पे था शेफ मुनीसा, और हम लोग, और 8 अक्टूबर का मेरे ख्याल से, हाँ 8 अक्टूबर को बालाकोट में जलजला आया था और बेतहाशा तबाहकारी हुई थी, और TV1 ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था। हम लोग गए भी थे, यहाँ से टीम गई थी पूरी, जाके उन्होंने देखा था जो सारी उस डिस्ट्रक्शन हुई हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जलजला एक इतनी खौफनाक चीज़ है, अल्लाह ना करे कि कहीं लोगों को कभी इसको फेस करना पड़े। मैं आपको बता नहीं सकता, जिस तरह बिल्डिंगें गिर रही होती हैं, ऐसा लगता है कि बच्चों का जो लेगो का सेट नहीं होता, लगता है कि एकदम से वो एकदम, मतलब 1 सेकंड नहीं लगता। मैंने बहुत सिवियर, पता है कहाँ फेस किया था? मैंने इंडिया में फेस किया था, और जब पाकिस्तान 2005 से पहले इंडिया में जो बहुत सिवियर आया था, तब मैं इंडिया में थी और मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी, और मेरी सिस्टर जो बहन थी, जैसे ही जलजला आया तो वो लिटरली ऐसे शेक कर रहा था। मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता, तो मेरी बहन मुझे ऐसे पकड़ के उसे दोनों हाथों से सीढ़ियों पे घसीटते हुए मुझे बाहर लेके गई है। और आप लिटरली यकीन करें, कितने दिनों तक वहाँ पर लोग बाहर
जो अपने गद्दे वगैरह लगा के मैट्रेस लगा के सो रहे थे, तो मेरा ये उस वक्त छोटी थी लेकिन अकल इतनी थी कि मैं कहती थी कि अगर ये बिल्डिंग्स गिरेंगी तो ये तो बाहर सो रहे, खुदा ना खासा ज़ल्ज़ला आता है तो गिरेंगी भी तो ये यहीं पे ना, यूं ही गिरेंगी। तो ये चीज़ थी। लेकिन मैंने वहाँ लेकिन आपको पता है इंडिया आज तक उस जलजले का कसूरवार आपको कि हमारे यहाँ जलजले की वजह पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पता है इंडिया तो हर चीज पे हम पे इल्जाम लगाते हैं, कबूतर तक पे इल्जाम लगा दिया था। ये तो बात आप भूल गई क्या? अब मैंने तो ऑन बता दिया, उनको तो पता नहीं था, अब पता चल गया होगा उनको। अब आप देखें, अब आप नहीं जा सकती वहाँ पे। वैसे एंड में मुझे लगता है, तो मैं खैर गया हूँ 2-3 बार, बट क्वाइट सिमिलैरिटी आपको काफी लगती है सड़कों की, लोगों की, काफी ज्यादा। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है, मुझे लगता है कि हाँ ज्यादा अच्छा है, ज्यादा साफ है, बहुत मैं आपको बता नहीं सकता कितना साफ है पाकिस्तान इन कंपैरिजन। हम लोग वैसे ही इतनी बात कर रहे होते कि गंदगी है और सड़कें सही नहीं, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन बहुत ज्यादा बेहतर है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। योगा से हम अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और कहा ही जाता है कि अब तो योगा से ही होगा, तो हम क्यों ना आप लोगों को भी योगा सिखाएं। आज साइमा में सिखा रही हैं किस तरह आप योगा करके अपने नीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ताकि लेटर एज में जाके आपके जो घुटने हैं वो जवाब ना दे दें आपको और वो कहीं आपको तकलीफ़ का बायस ना बन जाए। आपको अपनी जॉइंट्स की खास केयर करनी चाहिए जब आप यंग हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन जब आपकी थोड़ी सी भी एज ज़्यादा हो जाती है तो भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सरसाइज और योगा से दूर भागते हैं और बस बहुत ही आलसी के साथ कहते हैं भाई हम तो नहीं कर सकते, और तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उस तकलीफ़ को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बड़ी गलत बात है। इसीलिए हम आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं जो कि आप अपने घर में बैठे हुए ही कर सकते हैं और अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं। चलिए चल के देखते हैं कि आज साइमा योगा में हमें क्या सिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं हूं साइमा इरफान और ये कि देखिए मैं आपको कितना सेहतमंद देखना चाहती हूँ, ये आपकी सोच है। और ये देखिए आज ये क्या लेके आई हूँ। बच्चे खेल रहे थे और मेरा भी दिल चाहा मैं भी खेलूँ, लेकिन ये कि मेरा खेलना और उनके खेलने में थोड़ा फ़र्क है कि मैं इससे ये है कि नी का पेन ख़त्म करूँगी। कैसे? आप मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं किस तरह से। ये देखिए मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से, लेग को मैंने स्ट्रेट किया, ठीक है, और मैंने अपनी दोनों लेग्स को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए इस तरह से ये बॉल को मैंने नी के नीचे रख दिया। नी का पेन ऐसा है, यकीन करें दिन में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब रात को आप बेड पे जाते हैं उसके बाद तो फिर जो है नी कहती है कि बस उठाओ ही ना मुझे, और इतने पेन होता है कि यकीन करें नाकाबिले बर्दाश्त होता है। क्या करें? सबसे पहले कि जो है अपने खाने पीने का ख्याल रखें और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए नी के पेन में, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बता देती हूँ ये इसका क्या रीज़न क्या है मेरे हाथ में आने का। ये मैंने यहाँ पे रखा और इसके साथ मैंने यहाँ से नी को प्रेस किया और अपने फीट को भी ऊपर लेके गई हूँ इस तरह से स्लोली स्लोली, और स्लोली स्लोली करते हुए मैंने इसको 10 की काउंटिंग से मैंने इसको ऊपर नीचे किया इस तरह से, ठीक है, 10 की काउंटिंग से इस तरह से किया। और ये देखने वालों को शायद इतना फील ना हो रहा, लेकिन यकीन करें इतना प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कि आपकी सोच है, और ये प्रेशर आपकी नी को कितना सही कर देगा जब आप लोग ये करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा। ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसके साथ हमने सिर्फ ऐसे ही रख देना है, ऊपर नहीं उठाना अपने फीट को, सिर्फ यहाँ से हमने प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ से हमने प्रेस करना है। ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज हो गई और ये इतनी फ़ायदेमंद है, यकीन करें जब आप इसको रेगुलर वे में करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये साइमा ने जो बताया कितना अच्छा बताया, और दुआएं देंगे आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ हम सेकंड लेग को भी ऐसे ही करेंगे। मैंने अपने नी के नीचे ये रखा, बॉल को रखा और अपने फीट को ऊपर उठाया इस तरह से, हल्का हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि ये आपको ज़्यादा पेन हो सकता है, और हमने पेन नहीं करना, हमने आपके पेन को कम करना है, ठीक है। और ये हमने 10 की काउंटिंग से या 30 सेकंड से हमने इसको इस तरह से किया और ऊपर लेके गए
अब क्या किया हमने, सिर्फ अपने नी को प्रेस किया, यहाँ से पाँव को मैंने नीचे रख लिया, यहाँ से प्रेस। ये आपको लग रहा होगा कि प्रेस नहीं हो रहा, जब आप लोग करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना प्रेशर आ रहा है नी के अंदर, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज, ये सेकंड वाली एक्सरसाइज हो गई। तो आप जब करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा। और इसको आपने 30 सेकंड के से कर लेना है और इसके 3 सेट्स इसके कर लेने हैं आपने, और इसको रेगुलर करना है। और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, या जितना भी टाइम गुजर गया, जब जब आपके पास टाइम हो ये आप इस तरह से कर लिया करें। और जिन लोगों की नी में पेन है वो नीचे नहीं बैठ सकते, ठीक है, नीचे नहीं बैठ सकते, तो क्या करें कि आप अपनी चेयर को ऐसे रखिए, चेयर पे बैठिए और अपने सामने लेग पे आप जो है स्टूल के ऊपर रख लें, या फिर आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, यही वाली एक्सरसाइज। लेकिन जब आप नीचे बैठ के करेंगे थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन नीचे बैठ के करने में जो मज़ा आएगा वो बेड पे नहीं आएगा, सोफे पे नहीं आएगा, ये नीचे बैठ के आपको करने में ये मज़ा आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता उसका तरीका क्या है कि जब आप उठेंगे तो क्या है, डायरेक्ट ऐसे नहीं उठना, आपने दोनों हाथ इस तरह से करते हुए पहले आपने लेफ्ट वाले लेग को उठाना है और फिर इस तरह से उठ के और किसी सहारे से आपने उठ जाना है। इससे क्या होगा कि आपको नी में पेन नहीं होगा, आप इजीली उठ पाएंगे, ठीक है। ये मैंने 2 एक्सरसाइज बता दी हैं, इसके साथ मैं थर्ड वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की है, ठीक है। क्या है, नी को इस तरह से हमने अपने फीट को इस तरह से हमने क्या है सराउंडिंग में इस तरह इसको रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी आपने 30 सेकंड से आपने इसको कर लेना है, या आपने 10 की काउंटिंग से आपने इसको करना है। क्लॉकवाइज करना है आपने 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज भी आपने 10 टाइम करना है। ये तो थी रोटेशन, ये थर्ड मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। और इसके साथ एक और बड़ी मज़े की है, वो भी बहुत मज़े की, और यकीन करें जब आप करेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़े की। ये देखिए पाँव को मैंने सीधा किया और अब मैंने क्या करना है, अपने फीट को इस साइड में लेके जाना है। ये साइड जो आपके फीट की साइड होती है ये आपने ज़मीन पे लगानी है ऐसे, ये इस तरह से जब आप करेंगे तो ये आपके यहाँ तक प्रेशर आएगा, आपके काफ के मसल्स, आपकी नी, ये पूरी ये आपके मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो आपकी लुब्रिकेशन है आपकी नी का वो जो है एक्टिव होगा, और यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आपकी नी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने वजन को भी कम करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने ये एक्सरसाइज करनी है और खाने पे ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ें साथ साथ है, क्योंकि एक्सरसाइज उस वक्त असर करती है जब आप अपने खाने पे भी तवज्जो देते हैं। तो प्लीज़ अपने डाइट का ख्याल रखिए और अपने खाने को बैलेंस करके खाइए, और भूख रख के खाना खाएंगे तो यकीन करें आप बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी और आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। और ये देखिए, ये तो मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज बताई, ये साइड में करने हैं, और इसके साथ इसी फीट को आपने बिल्कुल सीधा कर लिया, थोड़ा सा लेग्स में गैप दिया, और अब आपने ये अपने टोज को नीचे ज़मीन पे लगाना है। किस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखिए मेरी नी जो है किस तरह से बैंड हो रही है, मेरी लेग बैंड हो रही है, काफ के मसल्स ये जो है स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये पूरी आपकी नीज, आपकी थाइज, आपके पूरे मसल यहाँ तक इसका जो है खिंचाव आ रहा है। तो इससे क्या है कि आपकी पूरी लेग्स की तो जो एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन नी पे कितना अच्छा असर डाल रहा है वो जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना आपको सुकून मिल रहा है। और ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा किस तरह से करनी है। इसको भी आपने क्या है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, 30 सेकंड से कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उतना कीजिए। और इसके साथ साथ खाने पीने का इस तरह से ख्याल करेंगे, खाने में आपने कोई ऐसी चीज़, ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ से परहेज़ करें। और रात में ख़ास तौर से, दिन में तो आप विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी इंटेक कर सकते हैं, धूप से धूप लीजिए। और आजकल तो मौसम है इसका सर्दियों का मौसम है, धूप बड़ी मज़े की लगती है, तो आप धूप में बैठ के आप 10 मिनट 15 मिनट गुजारिए। और ख़ास तौर से मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है आपके जॉइंट्स के पेन के लिए, आपके हड्डियों के लिए, और आपको बहुत हेल्दी रखती है, और आपको ये डिप्रेशन से बचाती है। धूप जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। और आई होप कि आपको ये आज की भी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। द मॉर्निंग स्टार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह अगर आपके कोई भी मसाइल हो तो हम उनका किसी तरीके से आप तक हल पहुंचाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी और खुशगवार कर सकें, बेहतर तरीके से गुजार सकें। एक PCOS एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ख़वातीन के साथ। PCOS जिसको कहा जाता है फेमसली, ख़वातीन इससे गुज़रती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, ये कब होता है, कैसे होता है और इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम इसको सेंट्रलाइज करके इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। PCOS के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? डॉक्टर साहब, PCOS एक फेमसली बहुत ज़्यादा कॉमन विद टाइम होता जा रहा है ख़वातीन में प्रॉब्लम, यंग बच्चियों में। वजूहात क्या होती है? देखिए, लाइफस्टाइल सबसे पहली वजह तो लाइफस्टाइल है कि हमारे सोने जागने का औकात बिल्कुल ही आउट है, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें। और यू आर व्हाट यू ईट, आपका खाना, आपकी ग़िज़ा, आप वो खाते हो जो आपके ज़बान का चटखारा या जायका होता है, आप चाहते हो। आप वो नहीं खाते जो आपकी बॉडी मांग रही होती है, या आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ग़िज़ा की वजह से भी आ रहे हैं। ये सारी वजूहात हैं। और मैंने देखिए हर एक डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। जैसे मेरी स्कूल ऑफ थॉट है तो मैंने उसमें देखा है कि मेरे पास बच्चियां जब आती हैं विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम्स हो या पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़ हो। सिंड्रोम्स का मतलब कि अगर आप टेस्ट वगैरह कराते, लेकिन उसके सारे आपको जैसे सिम्टम्स होते हैं, हो रहे हैं, गर्दन काली हो रही है, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन टेस्ट में वो नहीं होते। और आपके मखसूस अयाम बाज़ औक़ात सही आ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात थोड़े से इर्रेगुलर होते हैं। और उसके साथ ओबेसिटी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी चेंजेस आते हैं और बाल गिर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये दोनों क्योरेबल है और ये ट्रीटेबल है। नेचुरोपैथी में हमारी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहती है? हमारी स्कूल ऑफ थॉट्स आपके वो जो आपके अंडरदानियों का जो काम है उसको ख़त्म नहीं करती है, उसको सप्रेस नहीं करती, हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसमें 3 से 6 महीने होते हैं। देखिए, जो ख़वातीन, मैं ख़ुद पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की पेशेंट रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। और ये है कि कुछ ये कहते हैं कि इसमें बाद में जाके बांझपन हो जाता है, क्योंकि आप जो जाते हैं किसी और पैथी में जाकर, जो आप अद्वियात इसके लिए प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करते, हाँ आपको ज़रूरत है, आप ज़रूर करें, लेकिन अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपने एक्सरसाइज करें। ये पूरी ज़िंदगी आपको दवा पे रहने की ज़रूरत नहीं। उससे क्या होता है कि आपका AMH एंटी मुराल हार्मोन जो होता है ना, वो फिर कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो जाके बांझपन में बदलता है। और मेरे पास जब बच्ची आती है वो इतनी स्ट्रेस में होती है कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे पास एक बच्ची आई जिसकी डिवोर्स सिर्फ इस वजह से उसको हुई कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, और ना उनके नंदों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, प्लीज़ गूगल डॉक्टर ना बने, प्लीज़ आप किसी के साथ ना खेलें, इसका इलाज है। और उसकी ज़िंदगी आपने ख़त्म कर दी। मुझे असफर इतना दुख, उस दिन मैं इतनी डिप्रेशन में रही जब वो मेरे सामने रो रही थी कि मेरे साथ ये हुआ है। तो मैंने कहा यार ये जहालत है। और डॉक्टर साहब, किस क्लास, सोसाइटी की कौन सी क्लास थी? तालीम याफ्ता तबके की थी वो या मुतवस्सित तबके? तालीम याफ्ता माशाल्लाह लड़की पढ़ी लिखी थी, तालीम याफ्ता थे, लेकिन उनकी ये यहाँ से जहालत थी। कहते ना पढ़े लिखे और जाहिल, ज़हनी जहालत। हाँ बिल्कुल, पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, पढ़ाई तो ना गधे को अगर आप उस पर सफ़ेद लाइनें मार दें और किताबें रख दें तो वो कोई PhD तो नहीं हो जाएगा ना, तो नहीं बन जाएगा। हाँ, ज़ीब्रा नहीं बन जाएगा ना, PhD होगा, किताबें लाद के चलेगा। तो हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताबें लाद के चलते हैं।
तो ये ना करें, खुदारा किसी की ज़िंदगी से ना खेलें। और आपने बहुत अच्छा किया कि इस मौजू पे बात करें। इसका हल मौजूद है, गूगल डॉक्टर ना बने, वो तो एक दाना भी आपको निकलेगा, आखिर में आपको बोलेगा कैंसर है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब ये इसमें क्या ये आप इनहेरिट करते हैं ये बीमारी? अगर वालदा को होगी तो बेटी को होगी? एट टाइम्स होता है, एट टाइम्स होता है। देखिए कुछ के साइंटिफिक एविडेंस नहीं होते, हम बेस करते हैं, हम नेचुरोपैथ जो होते हैं वो बेस करते हैं। हमारा पेशेंट होता है कि हम इंसानों पे रिसर्च करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। और उनके वालदेन भी मेरे पास आते हैं, वालदा भी आती कि क्योंकि मुझे था, मुझे डर लग रहा है, अल्लाह ना करे इसके साथ ना हो। मैं कहती हूँ क्या हो गया, अगर आपके साथ भी था, आपके बच्चे, इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, इतना क्या घबराना। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला के हाथ होता है। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर बिल्किस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरोपैथ हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास पीसीओएस की एक पेशेंट भी होंगी और एक डॉक्टर भी होंगी, गायनेकोलॉजिस्ट, और हम उनका भी नज़रिया देखते हैं कि पीसीओएस उनकी नज़र में क्या है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। पीसीओएस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। एक ख़वातीन का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इससे पहले कि मैं आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊं, हमारे पास एक कॉलर हैं ताहिरा लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम। जी मेरी प्रॉब्लम मेरी बेटी 17 ईयर्स की है, 17 साल की। ताहिरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। हेलो जी जी, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के बोलिएगा जी। ठीक है जी जी बोले। जी, मेरी बेटी 17 साल की है, तो इसमें फेस पे दाने बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, पिंपल्स, और इतने दाने निकल रहे हैं कि दूसरे नंबर पे उसके निशान छोड़ जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, और दूसरी इसके बालों का मसला है। इसके बालों की ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, लेकिन एकदम से इसके बालों के ना उतरने शुरू हो गए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मेरे सर में गंज जैसे नहीं होना शुरू हो जाता है, इस तरह से बहुत लाइट हो गए। मैंने बस ये दो और स्कैल्प शो होता है? जी जी स्कैल्प शो हो रहा है। ठीक है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ थी मेरे बेटी के बालों की, तो लेकिन अब ये कि अब वो बिल्कुल उतर रहे, और अभी तक उतर रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहे। अगर कोई प्लीज कोई जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, मुझे पूरा समझ नहीं आया था शुरू का क्या क्या। इनकी बेटी है 17 साल की, चेहरे पे एकदम से दाना निकलना शुरू हो गए, बाल हेयर फॉल है और निशान छोड़ जाते हैं दाने, और इतने बाल कम हो गए कि स्कैल्प अब शो हो रहा है। अच्छा देखिए, अगर आपके चेहरे पे दाने आ रहे हैं और बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो एक वजह हो सकती है, क्योंकि अब तो ब्लाइंडली बताना है, तो क्या क्या पता सर में खुश्की हो। डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है और उसकी वजह से चेहरे पे दाने होते हैं। तो आप ये देख लो, अगर ऐसा है तो अदरक आपकी मदद कर सकता है। अदरक का थोड़ा सा जूस निकाल कर, लेमन जूस के साथ, दोनों यहाँ रखे हुए, आप सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। इससे खुश्की दूर होगी, और जब खुश्की दूर होगी तो बाल गिरना रुकेंगे, तो चेहरे के दाने भी कदरे बेहतर हो जाएंगे। चेहरे के दानों के लिए घर पे आप टोनर बना लें, ग्रीन टी उबाल कर, छान कर, ठंडा करके उसका स्प्रे किया करें, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है कि एकदम से 17 साल की बच्ची के बाल क्यों गिर रहे हैं और चेहरे पे दाने क्यों आ रहे हैं। आप अगर चाहें तो एक सीबीसी विद ईएसआर का सीबीसी करा लें, ताकि कंप्लीट ब्लड कल्चर आप कराएंगे तो पता चल जाएगा कि अल्लाह ना करे कोई, ये पहला इनिशियल टेस्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आप वो कराएं। और बालों की ग़िज़ा है प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध, दही, अंडा, मछली। वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। या विटामिन D3 ज़रूर कराएं, विटामिन D3 ज़रूर कराएं। इससे आपको पता है बाज़ औक़ात विटामिन D3 की कमी की वजह से भी बाल जाते हैं, आयरन डेफिशिएंट की वजह से भी बाल जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें फिर आ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ें देख ले, फिर आप आगे अगर बख्सूस आयाम सही है तो आप विटामिन D3 ज़रूर कराएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा कॉल करने के लिए। ख़वातीन और आज हम पीसीओएस के ऊपर बात कर रहे हैं, और इस बारे में हमें और एनलाइटन करने के लिए हमारे साथ हमारी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और उनके साथ साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि एक रेगुलर है हमारे शो पे, आमना अलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम आमना। और हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद है जो कि पीसीओएस का शिकार रही हैं।
शहनीला अम्मार। वालेकुम शहनीला, कैसे हैं आप? सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पीसीओएस बेसिकली एलोपैथी में क्या है? एलोपैथी में पीसीओएस जो है एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली यंग ख़वातीन में पाया जाता है, जिसको हम चाइल्ड बेयरिंग एज भी कहते हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा करने की उम्र कहलाती है, दैट इज़ बिटवीन 20 और 40 की उम्र में। इसमें जो नॉर्मली जो सिम्टम पाए जाते हैं, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं कि आपके जो माहवारी के जो डेज होते हैं उनमें जो है वो इरेगुलरिटीज़ होती है। दूसरा, गैर ज़रूरी बाल पाए जाते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। तीसरा, वेट गेन होता है कि गैर जो है वो ओबेसिटी होती है, ओवरवेट हो जाते हैं होता है, उर्दू में कहें कि मोटापा चढ़ता है। और तीसरी चीज़ के एक्नी होती है, ठीक है, दाने होते हैं। और जो एक बहुत मेजर चीज़ जो पाई जाती है कि इनफर्टिलिटी, के बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पीसीओएस में आपकी जो रेगुलर ओव्यूलेशन होती है उसमें प्रॉब्लम होता है कि हर महीने जो औरत एक अंडा बनाती है उसमें जो है वो आपको हर महीने वो एक रेगुलरिटी से अंडा बना नहीं पाती है। ठीक है। और उसका नतीजा ये होता है कि मल्टीपल फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर होने की जगह छोटे छोटे उसी ओवरी में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से ये हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है और ये सारी वजूहात जो है वो डॉक्टर साहब ये होता किस वजह से खवातीन में? व्हाई डज इट हैपन? इसका रीजन क्या होता है? हेरिडिटरी है क्या? ये हेरिडिटरी, देखिए एग्जैक्ट कॉज इसकी जो है वो वजूहात हमें आज तक कोई पता नहीं चली है। जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज ये होता है कि इट इज़ हेरिडिटरी, कि यू आर बॉर्न विद दैट, आप उसके साथ ही जो है वो पैदा हुए होते हैं। और आपका जो शेप ऑफ ओवरी होता है, जो आपका मेक होता है, वो जो है उस तरह का होता है। और मोस्टली ये हेरिडिटरी होता है कि आपकी मदर या आपकी बहन या जो भी आपकी फैमिली में जो है, जो भी आपके साथ जो भी होते हैं, उनका जो है ये एक आपको जो है हेरिडिटरी आपको जो है ये मिलता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है फरवा मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है, मेरे दो मसले हैं। मैं डॉक्टर बल्कीस के मतलब तमाम बहुत शो देखती हूँ और उनको फॉलो भी बहुत करती हूँ, मुझे उनके नुस्खे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने उनसे यही पूछना है कि मेरी ना बेटी 7 साल की है, उसके ना बालों में मतलब डैंड्रफ भी है और बालों पे ना स्किन मतलब नजर आती है, बालों की ना ग्रोथ नहीं होती। और सेकंड मसला ये है कि डॉक्टर कहते हैं कि इसके ना टॉन्सिस का मसला है और गले के पीछे ना गदूद है, तो अक्सर उसको जुकाम रहता है, छींकें आती हैं और गले में पस पड़ जाती है, बुखार हो जाता है। तो हालांकि से हम मतलब स्कूल में कभी भी कुछ भी तो नहीं देते ना, पैसे देते हैं, सिर्फ जो है कभी कभी सुपर बिस्कुट लेके जाती है बस। और घर में मतलब पानी की बोतल भी नीम गर्म पानी मतलब बना के देते हैं, चावल हर चीज उसे बंद की हुई है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा गले के पीछे गुदूद है, एक तो टॉन्सिलाइटिस है, गुदूद के एडेनॉइड्स का है। डॉक्टर ने आपकी बच्ची या बच्चा जो है वो खराटे लेता है सोते हुए, बेटी उसकी नींद कैसी है? जैसे बाज़ औक़ात नींद से उठ के बैठ जाना बच्चों का, या खराटे ज़्यादा लेना, ऐसा है? जी खराटे तो लेती है लेकिन नींद बहुत सुकून से करती है। अच्छा, देखिए अगर एडिनॉइड्स है ना, तो अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसका ऑपरेशन होता है, और टॉन्सिलाइटिस भी अगर बढ़ जाए तो उसका ऑपरेशन होता है। जब तक देखिए बच्ची छोटी है, अगर आप नेचुरोपैथी में रहना चाहती हैं तो कुश्ते शीरी इसकी बहुत अच्छी दवा है। कुश्ते शीरी पीस कर पाउडर बना कर रख ले, 1/4 टीस्पून शहद में मिलाकर नाश्ते के आधे घंटे बाद रात को सोने से पहले इसे चटाएं। स्टीम ज़रूर दें, नीम नमक और लौंग, नीम नमक लौंग की स्टीम आप उसे ज़रूर दें। और नेचुरोपैथी में हम हमेशा जो है ना आपको कहते हैं कि ग़िज़ा से परहेज़, तो उसे आपने फूड कलर की कोई चीज़ नहीं देनी है, केला वो नहीं खा सकती, बनाना नहीं देना है आपने, चावल रात को नहीं देने। आप अगर पुलाव वगैरह देती हैं तो आप दिन में दे सकती हैं। और अदरक जो है, अदरक का कहवा, उसमें शहद डाल के चाहे आधा कप ही दे दें, आप उसे देना शुरू करें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और नमक के गरारे कराएं, उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर उसको बुखार हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है।
ठीक है, ठीक बहुत शुक्रिया फरवा कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और आज हम पीसीओएस के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर साहब ने बताया पीसीओएस बेसिकली होते क्यों हैं, हेरिडिटरी होते हैं, लेकिन हम इस वक्त पेशेंट से बात करते हैं कि इनको कब पता चला और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया। जी शर्नीला, वो कौन सा लम्हा था जब आपको पता चला कि आप पीसीओएस से गुजर रही हैं? आपका माइक वहाँ रखा हुआ है जी। शादी के बाद पता चला, जब कंसीव करा फर्स्ट तो मिसकैरेज हो गया। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर ने, घर वालों ने तो बोला कि थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, माइक घर वालों ने तो बोला कि आपकी लापरवाही की वजह से हुआ, लेकिन नहीं पता चला। और जब आपकी क्या सेकेंड, आपकी एज उस वक्त क्या थी? मेरी एज थी 22, 22, ठीक है। 22 एज थी मेरी। फिर उसके बाद सेकंड जब मैंने कंसीव करा तो उसमें भी यही इशू रहा कि पूरे 9 महीने तकलीफ़ रही, स्पॉट आते रहे। तो फिर 9वां महीना लगा भी नहीं था, 8वें महीने में इतने पेन हो गए थे कि बस बता नहीं सकती। फिर जब डॉक्टर ने बोला कि हमें सीज़र करना पड़ेगा तो बेबी को भी ख़तरा है, आपको भी ख़तरा है, तो फिर उस वक्त मेरे को बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा बेबी फिर नहीं बचेगा। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपने 9 महीने इतना टाइम दिया बच्चे को, फिर आपके पास नहीं आ रहा कोई चीज़, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, आप 8वें महीने में हम बच्चे को सीज़र करके निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने क्या, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी डॉक्टर ने इतनी अच्छी थी कि मेरा बच्चा माशाल्लाह से आज 8 साल का हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे भैया। फिर उसके बाद मुझे 4 साल तक पीरियड ही नहीं आए। 4 साल तक? 4 साल तक पीरियड ही नहीं हुए। फिर डॉक्टरों से इलाज करवाती रही, बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया कि मैं 100 तक की हो गई थी। और डिप्रेशन में जाती थी कि अपने साथ किसी को देखती थी तो अच्छा नहीं लगता था, साथ लोग खड़ा करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवरवेट हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। और शर्नीला, आई एम श्योर ये भी होता होगा कि जब आप खुद अपने आप को आईने में देख रहे होते हैं तो एक दिल नहीं चाहता दिल था, नहीं चाहता देखने का दिल नहीं चाहता। मैं खुद एक शेफ़ थी। अच्छा, मैंने अपना बिल्कुल काम छोड़ दिया था, ना कुछ करती थी, ना कहीं जॉब करने जाती थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था। अब माशाल्लाह से मैंने अपना चैनल भी खोल लिया है यूट्यूब का चैनल। हाँ, ज़बरदस्त। और अब सब कर रही हूँ। डॉक्टर आयशा ने मुझे बहुत गाइड करा और आज मेरा 75 वेट हो गया है, वेट भी कम हो गया माशाल्लाह से। 3 बच्चे हैं, फिक्स हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। लेकिन इसके लिए रेगुलर आपको इलाज की ज़रूरत है, रेगुलर इलाज की ज़रूरत है। हमारे साथ समीरा है फ्रॉम कराची, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम समीरा। जी, हाँ भैया असफर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से कि ऑब्वियसली आई एम मदर, मुझे मतलब आई बोर्न चिल्ड्रन, मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है डॉक्टर साहिबा कि इज इट पॉसिबल कि अगर आप पीसीओएस आपको है और आपको फेशियल हेयर की ग्रोथ ना हो, मेंसेस में कोई इरेगुलरिटी ना हो, कुछ ना हो, येट यू आर अ पेशेंट ऑफ पीसीओएस? और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि मतलब अगर आपका स्टबन वेट गेन हुआ हुआ है जो लूज नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबल है कि आपको पीसीओएस है? अगर है तो हाउ डू यू रूल दैट आउट? अगर आपका मेंसेस भी ठीक है, आपको फर्टिलिटी में भी कोई इशू नहीं हुआ, आपका एक्सेसिव फेशियल हेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, येट जो है आपको जो है मतलब अगर आपको फील हो रहा है कि मतलब आपका वेट गेन हुआ है और वो स्टक है और आपका एक प्लेटो फॉर्म हुआ है, सो यू थिंक कि पीसीओएस इसमें कोई रोल प्ले करते हैं, कंसिडरिंग कि आपको हैवी मेंस्ट्रुएशन हर महीने होती है? तो काइंडली मुझे इस चीज से बताएं कि इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे सिम्टम्स एक बंदे में हो तभी आप रूल आउट कर सकते हो कि इसमें पीसीओएस का इशू है या नहीं है? ऑल्सो इस चीज के लिए अगर पीसीओएस नहीं है तो आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए टू रूल आउट दैट यू हैव सम काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग समीरा। Thank बड़ा you जी, अच्छा, thank you। बड़ा अच्छा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा समीरा ने, इसका जवाब हमारी डॉक्टर साहबा देंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब। बात कर रहे हैं हम पीसीओएस पे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कराची कॉल थी समीरा ने, जिन्होंने बड़ा ही डिटेल्ड सवाल किया था हमारी गायनेकोलॉजिस्ट से। जी डॉक्टर साहबा। जो भी समीरा, आपका अगर फर्टिलिटी का कोई इशू नहीं है, माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, कोई हेयर ग्रोथ नहीं है, आपका इशू सिर्फ अगर वेट गेन है और हेवी पीरियड्स हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो। उसके लिए आपको उनका प्रॉब्लम नहीं था, वो कंडीशंस पूछ रही थी। कंडीशंस, तो मसला ये है कि आप उसके लिए आप दूसरी चीज़ें रूल आउट कराएं पीसीओएस के लिए भी। और दूसरे फैक्टर्स जो हो सकते हैं, एक आप अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं टू रूल आउट फाइब्रॉइड्स
और एक कंडीशन होती है एडेनोमाइसिस, जिसमें आपको हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। एक अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग आप कराएं, अपने हार्मोन्स ऐसे कराएं जिसमें आप अपना FSH LH कराएं, उसमें आप अपना पॉलीसिस्टिक ओवरीज को भी रूल आउट करा सकते हैं और जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं उसको भी रूल आउट करा सकते हैं। और सेकेंडली आप एक अपना CBC लेवल करा लें। कभी कभार अगर अनीमिया भी होता है तो यू डू हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू दैट एज वेल, तो एक आप अपना CBC लेवल भी कराएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वेट गेन जो है एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से हो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर एज वेल। अपना डाइट को आप जो है इम्प्रूव करें। कभी कभार रेजिस्टेंट जो वेट होता है कि आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा बिकॉज आप जो है डाइट सही नहीं ले रहे होते हैं। आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करें, प्रोटीन डाइट लें, उसमें भी जो है आपका जो वेट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो यू हैव टू सॉर्ट आउट अदर फैक्टर्स एज वेल। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द वेट गेन इज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, अगर दूसरे फैक्टर्स नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीरा। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिनको PCOS है, और मैंने जब डॉक्टर बिल्की से ऐसे ही सवाल किया था कि डॉक्टर साहबा इस तरह एक खातून है, उनको एक प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहबा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि उससे को अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करें। डॉक्टर साहबा आपने क्यों कहा था? आप तो जानती भी नहीं मैं किसकी बात कर रहा था। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो बच्चियाँ आती हैं ना, उनकी थॉट्स नेगेटिविटी वो भी आप इम्पेक्ट करती है, आपके हार्मोन्स पे इम्पेक्ट करती है। तो इसीलिए, और मेरे साथ कुछ ऐसा है कि किसी के बारे में पूछा जाए तो खुद ही इंट्यूशंस हो जाती हैं, आदि मिलके भी एक अंदाजा हो जाता है लोगों से। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, और सामने बैठा हो तो फिर और उसकी फिर काउंसलिंग करनी पड़ती है। आपने जिस तरह कहा कि थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, अभी शनीला ने कहा कि जब इनको पता चला इनका वेट गेन था, डिप्रेशन में चली गई, इनसिक्योरिटी अपने बारे में डेवलप हो गई। मुझे एक बात बताएं आमना, किस तरह इस चीज़ को काउंटर करें, इनकी वजूहत क्या होती है? पहले तो मैं उनकी बात को जस्टिफाई करूंगी कि ऐसा होता है। हम वन ऑफ द रीजंस जब PCOS के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है, क्योंकि जहाँ पर भी हार्मोन्स की बात आ गई वहाँ पर आपको पता है कि आपका सिस्टम कंट्रोल उससे होता है, आपके हार्मोन कंट्रोल उससे होते हैं। आप ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, आप ज़्यादा सोचेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आ सकता है। अब देखिए, इसका ना साथ साथ आप जब इलाज की बात करते हैं तो हमें कोलैबोरेटिव चलना चाहिए कि अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो ज़रूरी कोई हो जो आपको काउंसिल कर रहा हो, क्योंकि फेशियल हेयर की वजह से बॉडी इमेज इश्यूज आ जाते हैं, आपकी वेट की वजह से बॉडी इमेज इश्यूज आ जाते हैं, और बहुत सारे अलग कंसर्न्स भी होते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी तो पार्ट ऑफ वैसे भी एवरी हेल्थ कंसर्न हो सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल ऐसा होता है, आपको किसी से काउंसिल करते रहना चाहिए। ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप जब तक लगातार काम करते जाएंगे तो वो बेहतर हल होते जाएंगे। ऐसा ज़रूर होता है कि बीच में आप स्टक महसूस करते हैं। वेट लूज़ करना खास तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप मोटिवेशन लूज़ करते रहते हैं। आई थिंक यू जस्ट नीड समवन जिसके जो आपसे बात करता रहे, आपको बताता रहे कि हमें यहाँ से निकलना है। आप एक जगह पे बैठ नहीं जाए ये सोच के कि कुछ सेल्फ इंड्यूस हम विक्टिम भी बन जाते हैं ना, हमें नहीं हो रहा होता तो हम बैठ जाते हैं। तो आई थिंक उसके ऊपर अगर कोई काम कर रहा है आपके साथ तो यू कैन वर्क थ्रू इट, और आप इससे निकल सकते हैं। बिल्कुल निकल सकते हैं। जबरदस्त। हमारे साथ सरगोदा से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अमरीन अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे असफर भाई डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए प्लीज। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, मेरा प्रॉब्लम है पीरियड्स का। ठीक है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ मैं, 14 साल हो गए हैं। 2 बेटे हैं, एक 12 साल का और एक 10 साल का। उसके बाद मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई है। 5-5, 6-6 माह ना मुझे पीरियड्स नहीं होते। हार्मोन्स का कोई मसला है, तो वो प्लीज आप उसके लिए मुझे कोई दवाई वगैरह बता दें या कोई मशवरा दे दें। अच्छा, नहीं वो मैं बता देती हूँ। आपकी उम्र क्या है? उम्र तकरीबन मेरी 40 साल है। कितने साल है? 40 साल, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स है। अच्छा, आपने अपने कुछ टेस्ट कराए, लैब्स कराए कि आपको वो 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो आपने कुछ माहवारी के लिए कुछ टेस्ट वगैरह कराए? माहवारी के लिए मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, बाकायदगी से दवाई लेती रहती हूँ तो वो मुझे पीरियड्स आते हैं, अगर छोड़ देती हूँ तो फिर नहीं आते। हार्मोन्स का प्रॉब्लम बताया था डॉक्टर ने। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताती हूँ, ठीक है? आप वो भी कीजिएगा तो स्लो एंड ग्रेजुअली फिर दवाई छोड़िएगा। सबसे पहले अगर आप नेचुरोपैथी में रहते हैं तो, और अगर आप एलोपैथिक की दवा खा रहे होते हैं तो नेचुरोपैथी में भी वही दवा दी जा रही होती है आपके हार्मोन्स को सही करने के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सही करने के लिए। तो आप जब 2 चीज़ें एक साथ करते हो तो आपकी बॉडी को नुकसान होता है। तो अगर नेचुरोपैथी में आप दवा ले रहे हैं तो
तो जिस तरह आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, इसी तरह आप दोनोपैथी में दवा नहीं ले सकते, इसी तरह आप हार्मोन्स की भी दोनोपैथी में दवा नहीं ले सकते। अब आपको मैं बता दूं, आजकल आए हुए हैं गाजर, सही है, गाजर में बहुत हार्मोन्स बहुत अच्छे होते हैं, सही है। तो आपने जो है गाजर का जूस पीना है, गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ये मैं आपको बता रही हूँ किचन टिप। उसके अलावा आप क्या करेंगे, मैंने बहुत दफ़ा बताया, साबित इसबगोल, मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, साबित इसबगोल, मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन। साबित इसबगोल को कूटना नहीं, बाकी चीज़ों को कुटनी में कूटना है, मोटा मोटा दुरदुरा करना है। उसके बाद इसको पाउडर बनाकर रख लेना है। आपके वेट के हिसाब से, अगर आपका मतलब कि आप 50 केजी के हैं तो पिंच आप ले लें, लेकिन अगर आप 60 केजी के तो 1/4 टीस्पून लें। अगर आपका 80 केजी है तो आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। खाने का तरीका ये कि पहले आप 1 गिलास पानी पिएं, उसके बाद ये दवा खाएं, उसके आधे घंटे तक आपने कोई भी चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी। उसके बाद आप नाश्ता करें तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ता है। रात को सोने से पहले गोल्डन मिल्क पी लें या हल्दी, अदरक, काली मिर्च, इसका इस्तेमाल करें, इससे भी फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क इससे भी पड़ता है कि आपने वॉक करना है, आपने चीनी अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। हम चाइना नहीं निकाल सकते लेकिन चीनी निकाल सकते हैं, तो आपने वो अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं ग़िज़ा की तो हम जो रोटी खाते, गंदम की रोटी, याद रखिएगा आपने एक रोटी जो एक चपाती बनाई है ना, उसमें 2 चम्मच चीनी है। तो आपने अपना जो है ना ग्लूटेन फ्री या शुगर फ्री पे आपने जाना है। मकई का आटा बहुत अच्छा होता है, आप इस तरह की मतलब कि मकई के आटा भी, सर्दियां हैं, कराची में तो चली गई मगर पूरे मुल्क में है, तो आप मकई का आटा इस्तेमाल करें। वॉक ज़रूर करें उससे, और योगा होता है उसमें है वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स। क्या होता है कि वो जो योगा के जो आसन है उससे क्या होता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो मास्टर ग्लैंड है, उसको बहुत अच्छा ऑक्सीजन की फराहमी होती है और आप बहुत रिलैक्स होते हैं, जिससे आपके वो जो मास्टर ग्लैंड है वो दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशंस बहुत अच्छा करता है। आप वो ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, रहीम यार खान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैमूना, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। जी, मेरा दोनों से सवाल है, दोनों डॉक्टर से ना। जी पूछिए। मेरा पहला बच्चा था 8 महीने में ना, वो पेट में फौत हो गया था। अब मुझे 3रा महीना चल रहा है। मुझे डॉक्टर बल्कि से पूछना, मैं ऐसा क्या करें कि ये बच्चा ठीक हो, सही सलामत पैदा हो। और वो जो कहते हैं ना कि हमारे पंजाब में अठरा की बीमारी होती है, क्या ये वो होती है? जी, पहला मेरी पहली बेटी ठीक है, वो 4 साल की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी वक्त हो और जाता है। मेरे बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, अगर कुछ ऐसा बता दें कि बच्चा हेल्दी पैदा हो। अच्छा ठीक है। अच्छा मैम, आपकी मैमूना आपकी एज कितनी है और आपका वेट कितना है? मेरी एज होगी 25 साल। 25 साल, छोटी है जी, और आपका वेट, आप ओवरवेट तो नहीं है? नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, थायराइड कराया है आपने? आप पूछे ना प्लीज। अब जो आपका पहले पेट में बच्चे, जिसके पेट में फौत हुआ था बच्चा, उसकी कुछ वजह पता है किस वजह से फौत हुआ था? नहीं, टेस्ट तो डॉक्टर ने करवाए थे, अब कुछ बताया नहीं था कि क्या वजह थी। और बच्चे के ना सर में पानी था, बुलबुला था एक पानी। ठीक है। अब जो अल्ट्रा 3रे महीने में बच्चा है, उसका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है वहाँ पर? जी, वो कहते हैं आप ठीक है ये बच्चा। ठीक है। और जो पहला 8वें महीने में बच्चा फौत हुआ था, उसका 3रे महीने में कोई अल्ट्रासाउंड हुआ था? जी हुआ था, वो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, पहले ना आप जाया करवा दें। फिर डॉक्टर ने कहा कि देखते हैं, 5 महीने तक देखा, 6 महीने तक देखा। ठीक है। फिर 8 महीने हमने 1 महीना अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, फिर उसके 8 महीने में ही बच्चा फौत हो गया, पेट में पानी भर गया था बहुत। ठीक है। अच्छा ठीक है मैमूना, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपका जवाब हमारे डॉक्टर्स देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक पे जाने से पहले महमूना ने रहीम यार खान से सवाल किया था
जी डॉक्टर साहबा। जी मैमूना, आपका जो अगर ये तीसरे महीने का अल्ट्रासाउंड सही है तो बहुत मुमकिन है कि बच्चा आपका नॉर्मल ही होगा, क्योंकि जो पहले आपका जो बच्चा पेट में फौत हो गया है 8वें महीने में, ये पानी की थैली सी होती है जो आपका 6ठे हफ्ते में ही बननी शुरू हो जाती है और तीसरे महीने में जाके ये अपेयर होनी शुरू हो जाती है। अब इसका हल ये है कि आपको हर महीने एक अल्ट्रासाउंड कराना है देखने के लिए। अब तीसरे महीने में अगर ये आपका अल्ट्रासाउंड हो गया है तो बहुत अच्छी बात है कि ये नॉर्मल है। अब आपको एक 5वें महीने में एबनॉर्मैलिटी के लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है वो कराना है, और कोशिश करें हर महीने ये अल्ट्रासाउंड आप करवाते रहें ताकि इसका फॉलोअप रहे। और अगर कहीं ये पता चलता है कि ये पानी की थैली है तो इसका हल किसी दवा या किसी ऑपरेशन से नहीं होता, क्योंकि ये एबनॉर्मैलिटी होती है जो किसी दवा से या किसी भी ऑपरेशन से सही नहीं हो पाती। लेकिन बहुत मुमकिन है कि इंशाल्लाह ये बच्चे में अभी एबनॉर्मैलिटी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि अगर ये होनी होती है तो ये 6ठे हफ्ते से ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये बच्चा खैरियत से डिलीवर हो जाएगा इंशाल्लाह आमीन। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो प्रॉब्लम होती है ये किसी को भी बच्चे को हो सकती है? जी बिल्कुल हो ये कभी भी अकर हो सकती है? ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी होती है, ये हो सकती है और कभी भी हो सकती कभी भी है। हो अच्छा, आज हम पीसीओएस की बात कर रहे हैं। अभी डॉक्टर बिल्किस आप कही थी कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो बिल्कुल इस तरह खौफजदा से होकर आते हैं माँ जैसे भी और बेटी भी दोनों ही खौफजदा होते हैं। फिर मैं उनको कहती हूँ भाई गूगल डॉक्टर नहीं है, आराम से बैठो, आप इतनी रिसर्च करके आए हो तो उस पे क्योंकि देखिए मेरा सवाल आप सबसे, एक जो मिथ है कि पीसीओएस जो है वो सही कभी नहीं हो सकते और पीसीओएस की वजह से जिंदगी अधूरी रहेगी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीओएस देखिए जब भी हम आते हैं हम ये कहते हैं कि पीसीओएस कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ कंडीशन एंड दैट कैन बी फिक्स्ड एंड यू, और आप उसके साथ जिंदा रह सकते हैं, हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं भी एसोसिएटेड हैं भी, वो बहुत इजीली मैनेज हो सकती हैं। अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं वो बहुत आसानी से मैनेज हो सकती हैं, आप उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आपको बच्चा होने में भी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी भी है, तो उसके साथ आप बहुत आसान ट्रीटमेंट्स हैं जिसके साथ हो सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पीसीओएस के साथ आपको इनफर्टिलिटी हो। बहुत सारी, हर पाकिस्तान एशिया में हर चौथी औरत को पीसीओएस है, हर चौथी औरत हर चौथी औरत को है। लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, तो ज़रूरी नहीं है कि जिन औरतों को पीसीओएस हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हों। और तो डॉक्टर ऐसा इतना पैनिक या इतना स्ट्रेस या उसको इतना नेग्लाइट डॉक्टर बिल्किस ने और आमना ने कहा कि इसको इतना नेगेटिव वे में, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसी वक्त होती हैं जब आप इसको सीरियस इशू बना लेते हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताइए शरीला, जब आपको पता चला था आपको ये खौफ था कि मुझे ससुराल वाले ना निकाल दें या मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी रह जाएगी? क्योंकि देखें ऑफकोर्स किसी भी बीमारी के बारे में जब पता चलता है तो हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत बैंक करना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट में तो डर लगा, ठीक है ना। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बहुत मुझे सपोर्ट करा, मेरे ससुराल वाले बहुत खुशकिस्मत है कि मदर इन लॉ, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। मैं बोलती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। सबने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। बहुत से लोग हैं जिनके नहीं होती, मैंने बोला नहीं। लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने बोला नहीं नहीं शनीला सब हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है ना। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। फिर हम जगह जगह डॉक्टरों के पास गए, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। कुछ डॉक्टर भी ऐसे होते हैं जो डरा देते हैं, जो पेशेंट को इतना वो कर देते हैं कि जब मैं एक डॉक्टर के पास गई उन्होंने बोला नहीं बहुत मुश्किल है आपके, तो हो ही नहीं सकते, आप कन्फ्यूज ही नहीं कर सकती। अल्लाह, फिर इतनी परेशान हो गई, फिर डिप्रेशन में जाने लगी मैं। फिर मेरी सास ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। फिर 2 मंथ के बाद ही मेरे बेबी हो गई, मुझे पता चला कि मैं कंसीव करने वाली हूँ। फिर उस तरीके से डॉक्टर को दिखाती गई। फिर जैसे जैसे डॉक्टर जैसे इन्होंने बोला कि हर मंथ मेरा अल्ट्रासाउंड होता था ताकि हमें पता रहे कि आगे क्या। उन्होंने उनका फ़ोन आया था 3रे मंथ में पता चल गया था। अगर हमें पता चलता तो हम उसी वक्त मतलब ख़त्म करवा देते, आगे 8 महीने नहीं रुकते, क्योंकि आगे जाके हमें तकलीफ उठाने से बेहतर है कि हम पहले ही उठा लें। ऐसे ही मेरे जब दूसरा बेबी की डेथ हुई थी तो हमें नहीं बताया गया था कि क्या प्रॉब्लम है। हम हर मंथ करवाते थे, डॉक्टरों ने सही से हमें नहीं तवज्जो दी थी। लेकिन जब बेबी 8वें महीने में उसकी डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा इंसान परेशान और डिप्रेशन में चले जाता है।
आपकी ज़हनी सेहत तो तबाह हो जाती है। बिल्कुल मुझसे बरा जैसे आप मुझसे क्वेश्चन करें, मुझसे कोई क्वेश्चन करता था, मेरा दिमाग कहीं और होता था, मैं जवाब ही नहीं दे सकती थी, कोई मुझे हिलाता था, मैं रोती रहती थी कमरे में अकेले में, छत देखती रहती थी, अल्लाह कहीं से मेरे बच्चा आ जाए या आ जाए, क्योंकि आपने उसके साथ 9 महीने 8 महीने स्पेंड करे होते हैं, चाहे दुनिया ने नहीं देखा होता, लेकिन मदर जानती है कि उसके पेट में आगे अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद में 2 साल तक बस इसी परेशानी में घिरी रही। फिर मेरा वेट बढ़ता गया, लोग मुझे बोलने लगे अरे इतनी मोटी हो रही है, इतनी मोटी हो रही है, इतनी मोटी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर से मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा। मैं अपनी फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को अल्लाह ने इतनी अच्छी फैमिली दी और हस्बैंड ये दिया। आप खुशकिस्मत हैं शनीला, अल्लाह ताला आपकी घर में हमेशा खुश रखे। हमारे साथ मिस्टर रिजवान हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रिजवान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? मैं ना मिस डॉक्टर ये जो बैठे हैं साथ, उनसे बात करनी है। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे ना मेंसेस का मसला है, मुझे मेंसेस नहीं आ रहे, दो 3 साल होते हैं मेरे मेंसेस नहीं आ रहे। 2-3 साल तो से? मैंने, हाँ जी, तो मैं मेडिसिन खाती हूँ तो फिर मुझे डेट मेरी आती है वरना नहीं आती। तो मैंने डॉक्टर साहब किसी ने दवाई भी ली है, मेडिसिन खाई भी है, तो उन्होंने आपने मुझे ना हार्मोन के टेस्ट लिख के दिए हैं कि ये करवाए और 5 दिन की मेडिसिन दी है कि ये खाए। अगर इसके दरमियान आपको डेट आ जाएगी तो आपने ये टेस्ट करवाने हैं पहले 2 दिन पहले डेट के दौरान। अगर आपको ये करवा के तो फिर मेरे पास लेके आना। तो मुझे बहुत मसला, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से ये मुझे मसला बना हुआ है, तो मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। तो डॉक्टर उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि आप अपने ना हस्बैंड के टेस्ट करवाएं, तो वो टेस्ट नहीं करवाते। तो मुझे ये मसला है कि मेरी डेट का मसला बस हल हो जाए। तो इसकी वजह से मुझे ना बहुत मसले हो रहे हैं, मेरे जिस्म भी वजन भारी हो रहा है मेरा और मोटापा आ रहा है और मेरा बैली भी जो है ना वो भी मेरी बढ़ रही है। तो मैंने इसके बारे में पूछना था कि मेरे मैसेज क्यों बंद हो गए हैं, क्यों नहीं आ रहे। कोई कहता खून की कमी है, कोई पता नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। तो मेरे ससुराल वाले जो है ना, जब से मेरी शादी हुई है, मेरे 14 साल में शादी को हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का मिस्टर रिजवान। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जवाब आपको मिलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना जो शो है हमने डेडिकेट किया है पीसीओएस को, जो कि खवातीन में एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस रिजवान ने लाहौर से टेलीफोन किया था, आपके लिए क्या जवाब है उनके? मिसेस रिजवान, आपने जो आपने बताया कि 14 इयर्स हो गए हैं आपकी शादी को और वेट गेन भी है, पीरियड्स की भी प्रॉब्लम है। जो टेस्ट आपको पीरियड के सेकंड डे लिख के दिए हैं उसमें आपके हार्मोनल टेस्ट हैं। मैं उसमें कुछ एडिशंस करना चाहूँगी कि आप अपने पीरियड के जो सेकंड डे के टेस्ट थे उसमें आपको उन्होंने FSH दिया होगा, साथ में LH होगा, एक होता है AMH एंटी मलेरियन हार्मोन, जो मज़ीद आपके जो अंडों का रिज़र्व होता है वो उसके हमें जो है वो पिक्चर दिखाता है कि आपके अंदर अंडों का रिज़र्व कितना है। एक आप अपना वो कराएं, साथ में अपनी प्रोलेक्टिन लेवल कराएं, वो भी हमें ये बताता है कि आपके कंसीव करने का अंदर एबिलिटी कितनी है। दूसरा विटामिन D का टेस्ट मैं ऐड करना चाहूँगी, जिसको डॉक्टर बिल्कीस भी ज़रूर जो सेकंड करेंगी। और एक अपना आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं जो आप अपने पीरियड के 7वें दिन कराएंगे। उसमें जो ये होता है कि जो अंडों की रिक्रूटमेंट होती है वो 7वें दिन बेहतर नज़र आती है अल्ट्रासाउंड पे। और मैं एक बात ज़रूर आपको इंसिस्ट करूँगी कि अगर 14 साल शादी को हुए हैं तो आप अपने हस्बैंड को राज़ी करें, और मैं आपके हस्बैंड को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि जहाँ फर्टिलिटी टेस्ट जो आप उनका सीमेन एनालिसिस है, ज़रूर वो अपना सीमेन एनालिसिस कराएं, क्योंकि जहाँ 14 साल शादी को हुए हैं वहाँ मियाँ बीवी दोनों का टेस्ट होना बेइंतहा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि आपका जो वेट गेन है वो आपको बेइंतहा ज़रूरी है कम करना, क्योंकि जो आपका पीरियड का मसला है वो इस वजह से नहीं है कि आपका वज़न
इस वजह से नहीं बढ़ा कि आपको पीरियड नहीं आ रहा, आपको पीरियड इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा है। तो आप अपना डाइट कंट्रोल करें और अपना वज़न गिराएं। वज़न कम होगा, आपका पीरियड जो है वो खुद ब खुद रेगुलर होगा। इस तरह से आपने अपनी टेस्टिंग कराने हैं और इस चीज़ में बिल्कुल डिले नहीं करना है क्योंकि 14 साल शादी के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये बात डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियर कर दी कि ये जो भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी है या पीसीओएस है, ये वजन के बढ़ने की वजह से होते हैं, इसकी वजह से वजन नहीं बढ़ता। बिल्कुल, ये आप क्लियर करिए बात आज। अगर वजन कम होगा पीरियड खुद ब खुद रेगुलर हो जाएंगे। अच्छा आमना, मुझे एक बात बताएं, अभी जितने भी कॉलर से हम बात कर रहे थे, एक डिप्रेशन का आंसर उनकी आवाज़ में, जिस तरह अभी शहनीला ने भी ये बात की, डॉक्टर बिल्किस इस बात को हमेशा सेकंड करती हैं कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरह का, हम लोग ससुरालों से, सोसाइटी से एक प्रेशर महसूस करते हैं कि हमें बिल्कुल ही आउटकास्ट कर दिया जाएगा, हमें उठा के बाहर रख दिया जाएगा या शायद हमसे ताल्लुकात ख़त्म कर दी जाए। क्या आप इस बारे में कहेंगी कि पेशेंट की ज़हनी सेहत कैसी रहे, लोगों का तरीक़ाकार उनके साथ कैसा रहे? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को परमानेंट देख लेते हैं ना, तो फिर वो हम उसके लिए ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। जब हम इसको कंडीशन कह रहे हैं तो इसको समझने की ज़रूरत है कि कंडीशन है तो वो ख़त्म हो सकती है, रिवर्सिबल है, वो वापस आ सकती है। इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग रिकवर हो जाते हैं पीसीओएस से, फिर वो अपनी लाइफस्टाइल को फिर अनहेल्दी कर लेते हैं, फिर खा रहे होते हैं, ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं। आपको जब तक ये देखेंगे, ये वाली बात है, हेडेक होगा और आपको पता है इसका रीज़न क्या है, मैं फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा, ये नहीं कर रहा। इसी तरीके से पीसीओएस है। अगर आप अपने खाने का नहीं ख्याल रखेंगे, आप अपने स्ट्रेस का नहीं ख्याल रखेंगे, लाइफ को मैनेज नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस एज के साथ भी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं असर। तो आप अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये बिल्कुल कंडीशनड कंट्रोल हो जाती है। यस, ये ज़रूर होता है कि डिले हो जाएगा। जैसे आपको सबसे बड़ा पैनिक होता है मैं माँ नहीं बन सकती, ये सिर्फ पैनिक है। बहुत सारे लोग पीसीओएस में तो अब तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, हमारा मेडिकल भी सब हो जाता है। शायद आपकी टाइमलाइन थोड़ी सी लेट हो जाए, ये समझने की ज़रूरत है हमें खुद भी और हमारी फैमिलीज़ को भी, कि ये टैबू बना के ये बताना कि नहीं ये माँ नहीं बन सकेगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। बेहतर है कि आप ये समझें कि शायद आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, शादी के 2 साल नहीं 4 साल लग जाएंगे, पर वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। आपने कंसिस्टेंट रहना होता है। हम यही पीछे बात कर रहे थे कि आपने अपनी एफर्ट के साथ कंसिस्टेंट होना होता है, कि आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। आप उसको 2 साल करके बस थक गए और मैंने अब नहीं करना और छोड़ दें, ये हल नहीं हो सकता। तो आई थिंक थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना। हम भी एग्री करेंगे, लोग भी तो थका देते हैं। माइक आपका। हाँ जी, लोग सबसे ज़्यादा थका देते हैं। इर्द गिर्द के जो माहौल होता है ना, वो आपको सही कर भी सकता है, खराब भी कर सकता है। लेकिन मुझे बात है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग इतना कैसे करेंगे, ये लोगों की बातें ना चुभे। हम अपनी बातें जब ज़्यादा सुनने लगते हैं तो लोगों की आवाज़ें खुद ही कम हो जाती हैं। फ़र्क कितना है, हमारी अपनी आवाज़ इतनी हल्की है, अपने आसपास भी और अपने अंदर भी, कि आपको बाहर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। आपको पहले तो देखें, पैनिक हमेशा इंड्यूस होता है जब आपके बिलीफ को कोई टारगेट करता है। अगर मेरा बिलीव है कि मैं माँ नहीं बन पाऊंगी तो अगला मुझ पे हावी हो सकता है। अगर मैं ही अपने बिलीफ पे काम कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, 4 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, मैं औरत अभी भी हूँ, कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता आपका, देन आई थिंक पैनिक कंट्रोल हो जाता है। देखिए असवर, पैनिक हर चीज़ का लोग डालते हैं। लोग तो हर चीज़ पे बात करेंगे, आप खाना अच्छा खा लें, नहीं खा लें, सो लें, हम कब तक उनको ब्लेम करते रहेंगे। हमें समझना है, अपनी आवाज़ों को थोड़ा सा मजबूत करें। आपको पता होना चाहिए आपकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होती किसी भी चीज़ से, और फिर अगर आप उस पर काम करना शुरू करें तो मुझे लगता है मैंने, और लोग भी आपको ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं, आपको तंग नहीं करते। जब आपको पता होता है इसको 4 बातें बोल देंगे, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो भी थोड़ा सा कम इम्पैक्ट करते हैं। डाउट क्रिएट करते हैं लोग, यस करते हैं सब, लेकिन और इस तरह की बात है कि अभी देखो मेरी उम्र 30 साल है, अब मैं माँ बनूंगी तो जब मैं 40 की होंगी तो वो 10 साल का होगा। लोग ये पूरी मैथ करके बिल्कुल आपके लिए सारे मैथ्स करते हैं। वही बात आई एग्री, हम यही कह रहे थे कि कंसिस्टेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेलिंग आमना, डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, बट वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खबरतीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हमने अपने इन एक्सपर्ट्स का एक पैनल यहाँ बिठाया था पीसीओएस को हाईलाइट करने के लिए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त बात जो कि आज हम सब आप तक पहुँचा रहे हैं कि पीसीओएस, इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम सिर्फ एक डिसऑर्डर है एंड इट्स ए क्योरेबल डिसऑर्डर। ये सही हो जाता है। लेकिन एक बात जो अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियरली आपको बताई कि अगर
आपका वजन बढ़ेगा तो ये मसला पैदा होगा। हमेशा हम लोग कहते हैं कि अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जाते जाते डॉक्टर बिल्किस क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने पेशेंट से एक बात कहती हूँ कि एक पहली बात तो है कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब आप सोच के डर के अपना इलाज नहीं कराते, पहले से आपने नोट लगाया हुआ होता है। जब आपने नोट लगाए तो आप ही इसको खोल सकते हैं। आप अपने बहुत बेहतरीन जज हैं। और जहाँ तक हमारा जो जजमेंटल हमारा माशरा, जिस माशरे में हम रहते हैं, उसमें हमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को बातें सुनने को मिलती है जो माँ नहीं बन सक रही होती है, तो हर महफिल में वो जाने से डरती है या हर जगह वो अपने आप को छोड़ देती है। तो मैं उनको एक बात कहती हूँ कि आप उन बातों को अहमियत देती हैं तो उनकी अहमियत है। जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि अगर रोड पे चलता हुआ कोई आदमी जा रहा है तो क्या मतलब कि वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जिससे औरतें बहुत बॉदर होती हैं, तो क्या जाके आप उसका गिरबान पकड़ती हैं? वो कहती है नहीं। मैंने कहा आप क्या करती हैं? कहती है लेट गो करते हैं। मैंने कहा ऐसे ही आप उनकी बातें भी लेट गो करना सीखें, उनको भी वही अहमियत नहीं दें जो आपको तंग करते। आप अपनी बेहतरीन जज हैं। आप अपने आप से कहें कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं सेहतमंद हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपने अपने आप को बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलनी है। मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि हमेशा कहो मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां, मैं सब कर सकती हूँ। अपने आप को खुशियाँ दे, अपने आप को टाइम दे, टाइम फॉर योरसेल्फ। उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और डिप्रेशन आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन एक मर्ज़ भी है और इसके लिए अगर आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, कोई ऐसी नोट है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपका साइकोलॉजिस्ट जो है उसको आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करता है, क्योंकि वो चीज़ जो है ना आपकी रूह पे बारी होती है। तो ये नहीं कि जब मैं अपनी बेटी को साइकोलॉजी करा रही थी तो सबने मुझे कहा है जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो खुद पागल होता है, साइकोलॉजिस्ट पागल हो जाता है। ये हमारा माशरा है, आप सोचें, ये हमारा माशरा है। मैंने कहा ना मैं पागल हूँ, ना मेरी बेटी पागल है, और ना कोई मरीज जो है वो पागल है। वो एक केमिकल कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। तो अगर कोई किसी से बात करके किसी का वो नोट निकालता है तो क्या बुराई है इसमें? और इसमें मेरी सारा जो है ना मेरी मदद करती है, जो मैं इतना सारा बोल रही हूँ उसकी जो साइकोलॉजी की पढ़ाई है वो भी हेल्प करती है मेरे पेशेंट को सही करने में। बिल्कुल सही बात है। और ये बात इतनी सही अभी हमारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है आमना अलाउद्दीन ने कहा कि आपके अंदर की आवाज़ इतनी हल्की क्यों है, उसको सबसे ज़्यादा लाउड होना चाहिए और आपको अपने आप को खुद बताना चाहिए कि आप बेहतरीन है और सब कुछ कर सकती हैं। आमना कुछ कहना चाहेंगी जाते मैं जाते? बस इसी को सेकंड करूंगी। इसका एक बेहतरीन हल होता है आप अपने साथ वक्त गुजारना शुरू करें। हम इतनी भीड़ में इतने ज़्यादा आदी हो गए, लोगों के बीच में रहना, लोगों से बातें करना, ये अच्छी बात है और ये करना चाहिए, लेकिन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ वक्त गुजारें। जब आप अपने साथ वक्त गुजारना शुरू करेंगे आपकी आवाज़ खुद ब खुद प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी और फिर वो उसको पॉजिटिव करना शुरू करें। तो आई थिंक लाइफस्टाइल मैनेज करें। पीसीओएस इज अ कंडीशन, अगेन वो बिल्कुल रिजॉल्वेबल है और बिल्कुल वो रिजॉल्व हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, I have the same message कि बिल्कुल PCOS, I will again say कि it's not a disease, कोई बीमारी नहीं है, it's a condition। इसको ज़रूर एड्रेस करें, ये नहीं कि छुपा के रखें, it's nothing to hide। एड्रेस करें बट प्लीज़ पैनिक नहीं करें, बाहर निकलें, मैनेज करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, एंड यू कैन लिव विद इट हैप्पीली। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे साथ ये पेशेंट मौजूद है शनीला अम्मार, जिनको पीसीओएस था, जो क्योर हो गया माशाल्लाह। एक माँ भी हैं और एक बेहतरीन वाइफ भी हैं और अपनी एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारी है। कुछ कहना चाहेंगी शनीला जाते जाते आप? आपका माइक वहाँ है। सबसे पहले तो ये आप खुश रहें, ठीक है, इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ दें, अपने आप को देखें। अगर आपको किसी काम में दिल लगा लें, कुछ भी करने लग जाएं, जो लोग कह रहे हैं उनको छोड़ दें। सोचें कि बस कोई कुछ सुने ही नहीं, अपने दिल की करें, अपना करें, ठीक है ना। इर्द गिर्द के लोगों को भूल जाएं। आपको कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बस आप डॉक्टर के मशवरे से चलें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। 9 साल हो गए मेरी शादी को, हैप्पी, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ माशाल्लाह। आज ख़वातीन और हज़रात, अभी जिस तरह इन्होंने शनीला ने बात की कि किसी की बात मत सुने जो आपकी समझ में आ रहा है, अपनी आवाज़ सुने, खुश रहे। मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो सिर्फ अपनी आवाज़ सुनती हैं और खुश रहती हैं। हमारे साथ है शेफ मुनीसा। देखिए ये बातें मैं
मैं इतने दिनों से समझा रही थी आपको, मुझे आप आज- लोग को समझ नहीं आ रही थी। आज डॉक्टर्स ने बताया तो आपको समझ आई है। देखिए ये बात कितनी सही है, डॉक्टर कुछ कहता है तो फिर समझ आता है ना। और ये डॉक्टर बिल्किस भी कही थी कि गूगल डॉक्टर की बजाय आप बाकायदा डॉक्टर के पास जाएं अगर कोई प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आमना, थैंक यू शनीला, डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू वेरी मच। आज आई एम श्योर कि हमारी जो हमेशा से कोशिश होती है खवातीन और ज़ात के, अब कोई भी इस तरह का इशू जो कि हेल्थ रिलेटेड है वो एक टैबू सब्जेक्ट नहीं रहा, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि हमारी जो मुल्क की खवातीन है, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, खवातीन अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके, डॉक्टर्स के पास जा सकें। और एक ऐसी बीमारी जिसको बीमारी कंसिडर करते हैं वो बीमारी है ही नहीं, वो एक डिसऑर्डर है जो कि फिक्स हो सकता है। ब्रेक के बाद शेफ मुनीजा किचन में अपने जौहर दिखाएंगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त तो आ जाता है किचन क्वीन का। अपने मुंह में या मिट्टू, मैंने तो नहीं कहा। और आप देख रहे हैं शेफ मुनीजा को, और बाकी किसी को मत देखें, आप हम रेसिपी बताते हैं। थैंक यू शेफ मुनीजा, आपको पता है ना आपका, आप मेरे उधार तले दबी। शेफ मुनीजा आज कीनू लाना भूल गई थी रेसिपी के लिए, तो मेरी गाड़ी से कीनू आए हैं। अरे वाह, तो आप गाड़ी में कीनू रख के क्या कर रहे हो? क्या मतलब है? पका रहे होते हैं कीनू? अरे भाई मौसम के फल खाने चाहिए। तो गाड़ी में रखे हुए होते हैं। तो कहाँ रखूं? सर पे रखूं? हमने घर गाड़ी पे में रखे ना, रखूंगा। घर पे रखे। घर पे क्यों रखूं? जब मुझे गाड़ी में भूख लगेगी तो क्या खाऊंगा? तो गाड़ी में आप क्या हर वक्त गाड़ी में ही होते हैं क्या? नहीं घर नहीं, नहीं मतलब जाते कहीं क्या? जा रहा हूँ तो अपना सामान गाड़ी में नहीं रखती हैं आप? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे फ्रूट्स वगैरह नहीं रखती, मैं घर जाके मुझे fruits पता, आप खाती गाड़ी में सामान क्यों नहीं रखती? क्यों? क्योंकि आप बाइक पे आती जाती हैं। नहीं, अब ये मुझे पेट्रोल- पता था। नहीं देखिए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि अब मैंने साइकिल खरीदी है। सही बताया। तो साइकिल के आगे वो टोकरी तो होती है, नहीं उसमें वो रख सकती है। रख तो सकती है, लेकिन कोई भी निकाल लेगा ना उसमें। अब आप जैसे लोग आएंगे जाएंगे निकाल देंगे। चोरी करके। अच्छा जी, आज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बताएं? आज हम बना रहे हैं कुछ मीठा जल्दी बना रहे हैं। खत्म हो जाएगा कुछ एपिसोड। मीठा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे में नूडल्स डलते हैं? पता नहीं, ये तो इतने कीनू आपने मुझे क्यों मंगवा देखिए, ऑरेंज चिकन विद स्पाइसी नूडल्स बना रहे हैं। ऑरेंज चिकन? यस, बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। वो एक आपको पता है बहुत ही हाँ, एक बहुत बहुत ही ही- मशहूर कहावत है हाँ, कि क्या? मुर्गी जान से गई हाँ। और खाने वाले को मजा नहीं। अरे वाह वाह वाह। सुनी आपने ये? हाँ, नहीं मैं ऐसी चीज़ें सुनती ही नहीं हूँ, मैं सुनने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। अच्छा, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन जो हमारी कोट करके हमें फ्राई करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब मैदा लेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा क्या नाम है, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। इससे क्या होगा, क्रिस्पी भी होगी चिकन और इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। साथ इसके अंदर जा रहा है चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा सीजन करेंगे इसको ब्लैक पेपर से, हाफ टी स्पून के करीब। सोया सॉस जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, ये जो है ना चिकन की मैरिनेशन, ये वाली जो है ना, आप जो है इसको और चीज़ों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह चिकन को फ्राई करके, ठीक है। और सॉल्ट जाएगा इसके अंदर हस्बे जायका, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। और 1 अंडा, ठीक है, ये जी 1 अंडा चला गया इसके अंदर, इसको यहाँ रख देते हैं और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। असफर इतने गौर से देख रहे हैं, असफर क्या बात है? कोई क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं ऑरेंज चिकन के बारे में। नहीं सुना? नहीं। वो आपने सुना है वाली मिसाल, बंदर क्या जाने, है ना? कितना आप मेरे साथ रह रहे कि सीख गए है ना। क्या बात है इस पर आपकी। कोई बात नहीं, अभी खाना पकने से पहले खाना पकने तक मैं कुछ नहीं कहता, आपको पता है ना। फिर पकने के बाद खा के बताएंगे ये असफर। और अगर अच्छा ना लगा फिर खा लेंगे, लेकिन अब मजबूरी होगी फिर तो खाना असफर। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं वैसे आज तक आपने कभी कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपसे हमेशा एक घपला होता है, क्या? आप बातों में जला देती हैं। हाँ, नहीं, देखिए, बात भी होती है पराठा ऐसे। कभी जल गया, बातों पे लगी नहीं, ये आपने किया है शायद। ये मान देखिए, अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मान नहीं कितने हुआ। लोग जिस वक्त टीवी हमारा देख रहे हैं, इस वक्त शो देख रहे हैं, आपसे क्या खाना नहीं जला आज तक? जलता है सबसे। देखिए, जलता आपको है। पता है मुझसे इतनी दफा खाना जला है। मैं आपको बताती और हूँ। पता है कब कब जलता है? जब मैं खाना गर्म करने रख दूं ना, पका हुआ होगा ना, अम्मी कहेंगी फ्रिज में है गर्म कर लो, तो जल जाएगा। नहीं उसमें ये होता है कि कभी माइक्रोवेव में अगर नहीं कर रहा मैं,
हाँ, अगर direct fry- करा तो। हाँ, उस तरह कर रहा हूँ तो अच्छा एक बात बताऊं, किसी किसी की ना पर्सनैलिटी ऐसी होती है इस पर हाँ। कि जिसको देख के हर कोई जल जाता है। अब मैं क्या करूं, खाना मुझे देख के जल जाता है, मैं क्या करूं? तो फिर क्या कर सकते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है ना, मैं इतनी खूबसूरत बस हमारे अल्लाह ख्याल ताला से ने हमें बनाया है। अपनी साइकोलॉजिस्ट को रोक लेना चाहिए था कि दिमागी अमराज जी नहीं। बहुत बढ़ते जा रहे हैं। दिमाग में उन्होंने भी कहा कि देखिए आप अपने आप में खुश शेफ रहें। मुनीसा, वैसे मुझे एक बात बताएं, हाँ। आज के शो के बाद कितने लोगों को एक आगाही मिलेगी, यार वाकई, एक ऐसी seriously। बीमारी जो एक चीज जिसको आप बीमारी कंसिडर करते हैं, और इतने अफसोस की बात है अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, उसका हल निकालने की बजाय आप उसको बुरा महसूस करा रहे हैं, उसको एक आउटकास्ट के तौर पे आप रख रहे हैं, कितनी गलत चीज़ है। बहुत गलत बात है इस पर। और मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक ये वाला लिया और इस पर डिस्कशन की, बहुत अच्छी बात है। क्या मिला आपने? ये मैंने कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, चिकन में पानी था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड किया, थोड़ा सा थिक सा बैटर हमें चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये अवेयरनेस पैदा की, और वाकई इससे ना हमारे मतलब लोगों की वही बात है, पढ़े लिखे जाहिल वाकई हमारे यहाँ हैं, और लोग जो है बहुत ज्यादती कर जाते हैं लड़कियों के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपने नहीं शेफ मुनीसा, मुझे इतना अफसोस होता है, मुझे लगता है इस दुनिया में जितनी भी खलकत है, जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक है, उनको जिंदा रहने का और खुश रहने का पूरा हक है। हम क्यों उनसे ये हक छीनते हैं? बिल्कुल मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, वो हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। हम इसीलिए कभी भी कोई मेडिकल इशू डिस्कस करते हैं तो हम एक पेशेंट को ज़रूर अपने शो पे मदऊ करते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि पता चल सके कि जो भी बीमारी है उससे लोग रिकवर कर जाते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी देता है। हमने जब ब्रेस्ट कैंसर पे शो कर रहे थे, आपको यकीनन याद होगा, तब भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स को बुलाया था जिन्होंने कैंसर को बीट किया था। तो आपका जो विल पावर होती है, आपके अंदर की जो आवाज़ होती है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपको पता है इर्द गिर्द कि जो लोग होते हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर्स होते हैं, वो आपको डाउन करने में चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बिल्कुल असफर, और बात ये कि सिर्फ बीमारी ही क्यों, आजकल तो लोग जेलसी में भी, मैं आपको बताऊं, इतना ज़्यादा आपको लेट डाउन करते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर कोई शादी में गए, एक छोटी सी हंसी मजाक में बात करूंगी, जब आप शादी में जाते हो और आप ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं तो अरे आज तुम्हारे ना ये कुछ, तुम्हारा लाइनर देखो टेढ़ा नहीं लग गया, वो लोग कहते हैं ये आप ही कह रही होती हैं ऐसी बातें। मुझे तो इतने लोगों ने कहा मुनीसा में बड़े नुक्स निकालती है। बताएं शेफ मुनीसा, ये लोग क्यों कह रहे थे? मैंने कब आप में नुक्स निकाले? मैं तो कहती हूँ मेरे इतने अच्छे भाई है, आप लोग बताएं मैंने कभी नुक्स निकाले इनके अंदर? मैंने कभी भी नहीं निकाले नुक्स। देखें ऐसी बातें ना किया करें। लेकिन खैर लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अक्सर मैं अभी चैनल पे अल्लाह कितना थक जाती होगी ना, तुम कैसे कर लेती हो इतना सब कुछ? अरे भाई मेरी मर्जी, मैं थक रही हूँ, अगर नहीं थक रही हूँ मेरा अपना है। लेकिन आपको पता है एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है, और आपको कॉन्शियसली ये काम करना चाहिए कि अगर आप अपने दफ्तर जा रहे हैं या आप अस्पताल में जॉब करते हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करते हुए वो काम करें। कितने सारे लोग आपको पता आपके मुल्क में बेरोजगार है, और अगर आपके पास काम करने की एक जगह है, रिस्क हलाल कमाने की एक जगह है, आप खुले दिल से जाएं, खुश होके जाएं। बरकत देने वाला, रोजी देने वाली जात तो ऊपर है, हम लोग थोड़ी हैं। और मेरे ख्याल से लोगों को यही शो आप पहले भी कर रही थी, आपको मजा आता था? बताएं। जी हाँ, मुझे हमेशा से मजा आता था। कानों को हाथ लगाए, आपने मुझे खुद कहा था जब से आप आए तब से मजा आ रहा है, बस कर दें। नहीं देखिए, मुझे तो अपने काम में मजा आता है ना, चाहे मैं कहीं पे भी करूँ ना। चाय वाई नहीं पीनी आज मुझे, चाय तो पिलाएं यार। चिकन की बात करके चाय। चले शेफ मुनीसा, इतनी आप माशाल्लाह एक अक्लमंद, होनहार और शातिर खातून है, और अपने आपको और बहुत ज्यादा और कल से आप कहनी मैं बड़ी रोमांटिक हूँ, और गाने भी सुनती। गाने तो पसंद है आपको? हाँ गाने पसंद है। कितने पसंद है? बहुत पसंद है। पाकिस्तानी या गैर मुल्की? दोनों। पाकिस्तानी गाने आपको कितने ज्यादा पसंद है, गैर मुल्की ज्यादा? कौन से? गैर मुल्की ज्यादा। सोच लें। हाँ चले, ठीक है। चले, हम अपने बैंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि 5 ऐसे धुने बजाएं। हमारा जो बैंड है वो 5 धुने बजाएगा, और शेफ मुनीसा एक एक धुन को गैस करेंगी ये कौन सा गाना है। गलत जवाब पे 50 रुपए मुझे देंगे आप, और सही जवाब पे आप देंगे क्या? 50 पे। मैं दुआ दूंगा, एक टूटे हुए दिल की दुआ आपको लगेगी। टूटा हुआ दिल किस बात का है? बस बताऊंगा बाद में। जी चलिए शुरू करते हैं पहली धुन से। रूठे हो तुमको गाना नहीं, आपने आप गा नहीं सकती, गाना नहीं है, बस सिर्फ बताएं इस गाने की अच्छा तौहीन नहीं हो सकती। तुमको कैसे मनाए पिया। हाय सही जवाब। सुने, ये आपके लिए था, आप रूठे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी
आ गया, नंबर 2 दूसरा। कॉन्फिडेंस आ गया। तेरा दीवाना। नहीं रोहित कि तेरा दीवाना नहीं है, गलत। दोबारा से बताए, जल्दी बताए, बताए। दिल दे दिया है। दिल दे दिया। क्या कह रही है मुनीसा? अब कोई जचता नहीं, नादान है, संभलता नहीं, बिन तेरे रहता। अरे वाह वाह वाह, गेस तो कर लिया, बीच से गेस के लिए कर लिया। आपको पता है ये गाना दिल हो गया तेरा दीवाना, ये मुश्किल फिल्म का गाना है और ये नंबर 1 पे था एशियन टॉप 10 में जब आया अरे था। वाह वाह वाह, क्या बात। नहीं पहचान लिया था वैसे मैंने। तीसरी धुन बजाए। ओके। तुम्हें तुम यार ये तो बच्चे को पता है। शबुनिसा बताए। आ रहे दिमाग में आ रहे। तुम्हें दिल क्या? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये वो नहीं है जी, नहीं है वो नहीं है। नहीं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। मैंने बताया। चौथी धुन बजाए जी। आगे। मुझे दिल से ना भुलाना। वाह वेरी नाइस। चलिए 5 हो गए। नहीं अब आखिरी। अच्छा। दिल को चुराने वाले, जीवन में आने वाले। वेरी गुड, तालियां फॉर मी। ये देखे, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाय। अगर अपना आप टाइम जो है पढ़ाई लिखाई में गुजारती तो किसी बेहतर जगह होती है। ये गाने बजाने में सारा वक्त निकाल दिया, यही मैं बताना चाह रहा था। वक्त तो ज्यादा खवातीन हो जाते, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। हमने लगा दिया है असफर को काम पे, और अगर ये चिकन आज जली है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असफर होंगे। लेकिन देखिए मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं वो तेल के छींटे ऊपर ना आ जाए। नहीं, इतने कोई छींटे ऊपर नहीं आ रहे, टेंशन ना ले आप। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी गैस जो है वो जा रही है सर। हाँ गैस जा नहीं रही, गैस जा चुकी है। देखें हल्की हो गई, कम आ रही है ना गैस? कम आ रही है। और मैं कहूँगी कि कोई आके सिलेंडर जो है वो चेक कर ले, क्योंकि ये तो पकेगा ही नहीं जी, है ना। आगे गैस नहीं वो आ रही है, जा रही जब तक। अच्छा आपकी कोई चाल तो नहीं है इसको कम? हाँ आज मेरी चाल है वैसे इसमें ना। अच्छा जी, हम इसकी ग्रेवी जब तक तैयार करते, और उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिली गार्लिक जो है सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने ये लिया है। साथ साथ हम इसके अंदर लेंगे केचप 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जाएगा। काली मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 पिंच। चिकन पाउडर जा रहा है इसके अंदर 1 टेबलस्पून, और साथ साथ इसके अंदर जाएगी ब्राउन शुगर, ये तकरीबन जाएगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि शुगर डालने से मीठा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मीठा नहीं होगा वो, लेकिन वो उसके फ्लेवर को एनहांस करेगा। ठीक है, ये हमने शामिल करी इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब, और साथ साथ इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये ऑरेंज चिकन है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑरेंज जूस, जो कि हमने पहले से निकाल के यहाँ रखा था। तो ये मैं तकरीबन इसके अंदर 200 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर ऑरेंज जूस शामिल करा है। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको पैन में कुक करेंगे, जो हमने चिकन बनाई है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इंस्टेंट और बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। इसके अंदर हमने सॉल्ट शामिल नहीं करा, सॉल्ट आपने देखते हुए शामिल करना है, वो इसलिए क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पर हमने इसके अंदर सोया सॉस भी शामिल करा है, और हमने इसके अंदर क्या नाम है चिकन पाउडर भी शामिल करा है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, चटपटा। ठीक है, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और इसको बस हल्का सा हम ऑयल शामिल करेंगे और उसको कुक करेंगे तो ये थिक हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर चिकन ये वाली ऐड करनी है, इसको टॉस करना है, और हमारा ऑरेंज चिकन रेडी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट है, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। बेहतरीन।
और आपको पता है जब भी मौसम का कोई फल आया हो उसको अगर आप अपने खाने की रेसिपीज में शामिल करें बहुत अच्छा होता है। अच्छा असफर, ये हम वहाँ कुक कर लें प्लीज कर लें। ताकि हम यहाँ पे कुक हो गया वो? हो गया है? देखिए। तो बस इसको निकालें, हो गया ना? इसको प्लेट में आप निकाल लें, ऐसा करें। ये हमारी चिकन है ना, हम इसको अभी फ़िलहाल इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको फ्लेम तेज़ करना है, ये शामिल किया इसके अंदर, और ये कुछ लम्प्स बन गए हैं इसके कॉर्नफ्लावर के, वो हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे शामिल किया। जल्दी से रेसिपी भी बताती जाए। हाँ, जल्दी रेसिपी भी बता देते हैं हम। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने चिकन ली, चिकन के अंदर हमने 1 कप मैदा शामिल करा, मैदे के अंदर हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करा, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करी, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल करा, 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करा, नमक हस्ब जायका शामिल करा, 1 अंडा शामिल करा, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके अंदर हमने चिकन दाली कोट करी और फ्राई कर ली। अच्छा, ऑरेंज चिकन के हिसाब से जो हमें ग्रेवी बनानी थी, हमने क्या किया, 1 प्याले के अंदर 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल करा, 2 टेबलस्पून केचप शामिल करा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करा, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल करा, 1 पिंच जो है वो काली मिर्च शामिल कर दें, चिली फ्लेक्स आपके फ्लेवर के हिसाब से शामिल कर दें जितना स्पाइसी आपको पसंद हो, और फिर उसके अंदर आपने ऑरेंज जूस शामिल करा, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर शामिल करी, नमक हस्ब जायका शामिल करा, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून शामिल करा, और इसको हम कुक कर रहे हैं। जैसे ही ये थिक होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये चिकन डालूंगी, उसको टॉस कर लूँगी। थिक होना शुरू हो गया है? बिल्कुल, ठीक है। ये चिकन नहीं, ये वाली चिकन हम डालेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल कम्प्लीटली डालोगे, थोड़ा सा और इस पर थिक हो। अच्छा, आप कलर भी देख रहे हैं, इसका ऑरेंज की तरफ है, और बस इसको मिक्स करेंगे। स्पाइसी नूडल्स के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो है नूडल्स मैंने बॉईल कर लिए थे, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या करना है, हल्का सा ऑयल लेना है, उसके अंदर प्याज, शिमला मिर्च और हरी प्याज शामिल करनी है आपने, उसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल करनी है, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून केचप शामिल करनी है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करना है, थोड़ा सा चिकन पाउडर, थोड़ा सा नमक, और इसको नूडल्स को हम टॉस करेंगे। उसके साथ हम ये वाली चिकन जो है टॉप पे सर्व कर देंगे, ठीक है सर। और ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए बनाई ऑरेंज चिकन, जो कि बहुत ही एक नई रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आज का शो हमारा पीसीओएस को हमने डेडिकेट किया था। बिल्कुल। आई एम श्योर आपको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उसका इलाज करें। कल सुबह फिर हम आपके इंशाल्लाह साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। जितने भी कॉलर्स ने आज कॉल किया, जितनी भी ख़वातीन पीसीओएस से गुजरी, हमारा शो यूट्यूब पे आप दोबारा देख सकते हैं, TV1 के चैनल पे, और कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आपको उसके हमारे शो से कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको हल ज़रूर मिल जाएगा। शेफ मोनिसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेसिपी भी मुकम्मल तौर पे आपको पूरी हमारे YouTube पे मिल जाएगी। वक्त आ जाता है आपसे अलविदा लेने का। इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा मेरी और शेफ मोनिसा की तरफ से। अल्लाह खुदा हाफ़िज़।